हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड यायो को दिखा जाता है जो स्ट्रीट फूड सेल कर रही थी। वो जैसे ही अपने कस्टमर्स को स्ट्रीट फूड सर्व करती है तो वो उसे ये कहकर बदतमीजी करने लगते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यायो उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है पर वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो यायो की हेल्प करते हैं। गार्ड्स उन लड़कों की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके हेड आता है और वो उन लड़कों को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है और वो यायो को मिस कहकर बुलाता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यायो कोई ऑर्डिनरी सी गर्ल नहीं है बल्कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पर वो 3 सालों से अपने लवर से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसके साथ एक ऑर्डिनरी सी गर्ल बनकर मैरिज करके रह रही है। इसीलिए उसके डैड के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं उसे घर वापस ले जाने। पर यायो मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसके डैड का असिस्टेंट कहता है आप इस सिटी के इतने रिच जंग फैमिली के यंग लेडी हैं, आप ऐसे कैसे किसी ऑर्डिनरी अनपॉपुलर मैन से शादी कर सकती हैं। और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप घर वापस चलिए। यायो कहती है मेरा हस्बैंड साओ बाकियों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करता है और मैं उसके साथ खुश हूँ, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद यायो एक गिफ्ट लेकर सोचती है कल हमारा 3rd एनिवर्सरी है, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी करियर के सक्सेस के लिए सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है और अब फाइनली तुम्हें 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसलिए कल सिंगिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे यायो अपनी गिफ्ट लेकर जाओ से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड जिनान बाहर निकलता है। वो यायो को देखकर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यायो तो पहले पहचान नहीं पाती पर बाद में वो पहचान जाती है। जिनान कहता है कि 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था कि हम दोनों वापस जरूर मिलेंगे। वो पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिनान कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, मैंने तुम्हारे लिए सारी गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो योयो कहती है हमारी एंगेजमेंट तो बस एक बिजनेस मैरिज थी, मैं तुम्हें हमेशा से ब्रदर मानती आई हूँ। तो वो कहता है पर मैंने तुम्हें कभी सिस्टर नहीं माना। योयो कहती है मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि पहले से ही मैं मैरिज कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ और यहाँ पर मैं अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी वहाँ पर जाओ की गाड़ी आती है तो वो उसके पास चली जाती है। जिनान सोचता है योयो मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा मैं तुम्हें साइलेंटली सपोर्ट करता रहूंगा। जैसे ही जाओ गाड़ी से बाहर निकलता है तो यायो अपना गिफ्ट उसे देती है पर वो उसे फेंक देता है और गाड़ी के दूसरी साइड से अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है। ये देखकर यायो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये कौन है। जाओ कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा और वो उसे डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तो वो पूछती है कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। जाओ कहता है तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। उसकी गर्लफ्रेंड भी यायो से कहती है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करती, तुम बस एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाती हो और अब ये फेमस बिजनेसमैन बन गया है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो येयो कहती है वो 3 सालों से जाओ की सीक्रेटली हेल्प कर रही है और 1 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी उसी ने मदद की है, अगर वो नहीं होती तो वो अपने करियर में इतना सक्सेस कभी नहीं होता। जाओ कहता है तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने जाओ की हेल्प की है 1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट पाने में। तो वो कहती है क्या तुम ये कर भी सकती हो। तो वो कहता है हाँ ये कर सकती है क्योंकि ये रिचेस्ट जियांग फैमिली की यंग लेडी है। असल में उस लड़की ने जाओ से झूठ बोला है कि वही जियांग फैमिली की यंग लेडी है, इसलिए जाओ उसके साथ है। ये जानने के बाद यायो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम जियांग फैमिली की यंग लेडी हो। जाओ कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ इसलिए तुम जलीस होकर ये सब कुछ बोल रही हो ना। वो बताने ही वाली थी कि ये झूठ बोल रही है पर जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है तुम होती कौन हो मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो। यायो कहती है तुमसे तो अच्छी हूँ, ऐसे तुम्हारी तरह किसी की मैरिज खराब करके उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं बन रही हूँ। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर यायो ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस होकर उसकी फर्स्ट वाइफ को थप्पड़ मारोगी, कहकर उसे और मारने जा रही थी। तो जाओ उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा है, तुम अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जाओ कहता है इसमें गिल्ट होने की क्या बात है, मैं उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर जिनान आकर यायो को संभाल लेता है। उसके बाद वो जाओ को एक पंच मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योयो पर अटैक करने की। तो जाओ योयो से कहता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और अभी से तुम्हारे सपोर्ट में लड़के आने लगे हैं, कौन है ये। तब जिनान कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो अगर अगली बार से तुमने योयो को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है योयो तुमने अपने सपोर्ट के लिए इस हैंडसम से लड़के को लाई हो ना, देखते हैं कि ये क्या कर लेता है। जिनान उन्हें सबक सिखाने के लिए जा रहा था पर योयो उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगी। और वो जाओ से कहता है कि तुमने सही कहा था, हम सेम वर्ल्ड से नहीं है। तो वो कहता है अच्छा हुआ कि तुम्हें ये समझ आ गया और वो उसे एक 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारा 3 ईयर
डॉलर का कंपनसेशन है। योयो उस कार्ड को लेकर तोड़ देती है और कहती है कि मेरे लिए 1 बिलियन भी कुछ नहीं है और तुम सिर्फ मुझे 1 मिलियन दे रहे हो। और वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती है कि रिग्रेट मत करना। उसके बाद जाओ की गर्लफ्रेंड उसे ये कहकर वहाँ से ले जाती है कि पार्टी शुरू होने वाला है और जाते जाते सोच रही थी कि जियांग फैमिली की यंग लेडी 3 ईयर से डिसअपियर है, इसलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी बोरो की है। योयो भी सोच रही थी कि दूसरों की आइडेंटिटी लेकर इतनी फेयरलेस कैसे है। जिनान उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद योयो अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि ग्रैंडपा को इन्फॉर्म कर दो कि मैं जियांग फैमिली की इनहेरिटेंस को टेक केयर करने वाली हूँ। उसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ जब जाओ और उसके गर्लफ्रेंड आते हैं तो सब उनकी तारीफ करने लगते हैं कि आप दोनों तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी वहाँ पर योयो प्रीटी प्रीटी बनकर वहाँ एंट्री लेती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन है, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तो कुछ लड़कियां उसे पूछने लगती हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई। योयो सोचती है ऑफ कोर्स जियांग फैमिली की डॉटर बनकर, और वो उस लड़की से कहती है कि तुम जैसे यहाँ आई हो मैं भी वैसे ही आई हूँ। तो वो लड़कियां उसकी इंसल्ट करने लगती हैं कि एक स्ट्रीट फूड बेचने वाली लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। तो सभी बातें करने लगते हैं कि क्या ये स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है। जाओ योयो से कहता है कि तुम यहाँ मुझे एम्बैरेस करने आई हो क्या। तो वो कहती है हमारा डिवोर्स तो पहले ही हो चुका है। जाओ की गर्लफ्रेंड झूठ बोल देती है कि तुमने तो ब्रदर जाओ पर चीट किया है, मैरिज के बाद भी तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था, इसलिए ब्रदर जाओ के पास और कोई चॉइस नहीं था तुम्हें डिवोर्स देने के अलावा, और अब तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने आई हो। जाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है कि ये सही कह रही है, तुम जैसे वुमेन जिसने मुझ पर चीट किया ऐसे वुमेन के पास मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है मैंने तुम पर चीट किया, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। तो वो लड़कियां कहती है बकवास तो तुम कर रही हो, ये सबको पता है। तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये सबसे रिचेस्ट फैमिली जियांग फैमिली की डॉटर है। मिस जियांग और जाओ के बीच कोलैबोरेशन हुआ है और ये पार्टी भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सब लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और जाओ से कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप सबसे रिचेस्ट मैन की डॉटर से शादी करने वाले हो। जाओ की गर्लफ्रेंड सोचने लगती है ये अच्छी बात है, किसी ने रियल मिस जियांग को नहीं देखा। उसके बाद एक बिजनेसमैन उसे इम्प्रेस करने के लिए एक महंगा सा गिफ्ट देता है और अपनी कंपनी में हेल्प करने के लिए कहता है, तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। योयो ये देखकर सोचती है कि मैं तुम्हें जियांग फैमिली का नाम ऐसे मिसयूज नहीं करने दूंगी, और वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग फैमिली से अपना नाम जोड़ने की, कहकर वो उस गिफ्ट को तोड़ देती है। इससे सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया, और ये गिफ्ट जिस बिजनेसमैन का था वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। योयो कहती है ये गिफ्ट इतना भी अच्छे क्वालिटी का नहीं था, बस 5 मिलियन ही होगा इसका प्राइस। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इसका प्राइस कम लग रहा है, तुम इतना अफोर्ड भी कर पाओगी। वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम कितनी सेमलेस हो, ये टॉप क्वालिटी का था। तो वो कहती है तुम इतनी डिफेक्टिव पीस को टॉप क्वालिटी का बता रहे हो, या फिर तुम जियांग फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहे इसलिए तुम ऐसे गिफ्ट दे रहे हो। तो वो कहता है तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, तुम्हें क्या पता कौन सा टॉप क्वालिटी है और कौन सा लो क्वालिटी। वो बिजनेसमैन जाओ की गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो सिर्फ गिफ्ट नहीं था, मेरा रेस्पेक्ट था आपके लिए जो इसने तोड़ दिया। तो जाओ की गर्लफ्रेंड योयो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जलीस हो, पर तुम दूसरों की नुकसान क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम तो जियांग फैमिली की असली डॉटर हो ना, तो फिर तुम सिर्फ 5 मिलियन के लिए इतना टेंशन क्यों हो रही हो। वो लड़कियां उसे कहने लगती हैं कि तुम मिस जियांग को 5 मिलियन कैसे कंपनसेट करोगी ये सोचो। तो योयो कहती है ये गिफ्ट तो जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी के लिए था, तो मैं क्यों पे करूंगी, और वैसे भी ये जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी नहीं है, मैं हूँ जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी। पर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और जाओ कहता है कि मैं तुमसे 3 सालों से मैरिड था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम जियांग फैमिली की रिलेटिव हो, तुम तो बस घर का काम करती थी और स्टॉल लगाकर स्ट्रीट फूड सेल करती थी। जियांग फैमिली की असली डॉटर तुम नहीं फेंग है। योयो कहती है तुम श्योर हो ना, कोई प्रूफ है कि यही जियांग फैमिली की असली डॉटर है। तो फेंग कहती है सबसे बड़ी प्रूफ तो यही है कि मैंने जाओ की मदद की है 1 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में, इतना प्रूफ तो इनफ होगा। तो योयो जाओ से कहती है इसका मतलब तुमने इसलिए मुझसे डिवोर्स लिया है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया था क्योंकि तुमने मुझ पर चीट किया था, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। योयो कहती है मैं ही ब्लाइंड थी, इसलिए सीक्रेटली मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पाने में हेल्प किया करती थी। तो बाकी लोग कहते हैं कि जैसे कि तुम कह रही हो कि तुम जियांग फैमिली के असली डॉटर हो, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इसका। वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। जाओ पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है आज जियांग ग्रुप के बिहाफ पर कोई आने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए और इस पर सील लगाने के लिए, अगर तुम ही मिस जियांग हो तो इस पर सील लगा दो। फेंग सोचती है मैंने तो यही प्लान किया था कि जब जियांग ग्रुप के लोग यहाँ आएंगे तो मैं कोई एक्सक्यूज बनाकर यहाँ से निकल लूंगी। वो बिजनेसमैन फेंग से कहता है मिस आप सील निकाल कर इसे दिखा दीजिए। तो वो कहती है मैं बस साइन टाइम का वेट कर रही हूँ। योयो कहती है तुम बस बहाना बना रही हो क्योंकि तुम रियल डॉटर हो ही नहीं। वो लड़कियां कहती है तुम ही सील दिखा दो, अगर तुम नहीं दिखा पाई तो
तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बिजनेसमैन भी कहता है अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाई कि तुम ही मिस जियांग हो तो तुम्हें नील डाउन होकर सबसे माफी मांगना होगा, और अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगूंगा। उसके बाद सब लोग फैंग को सील निकालने के लिए कहते हैं पर वो कुछ नहीं करती। तो योयो कहती है ठीक है मैं ही निकाल देती हूँ, कहकर वो सील निकाल कर दिखाती है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो जियांग फैमिली की यंग लेडी की सील है। इसका मतलब क्या यही रियल मिस जियांग है? फैंग सोचती है कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं और वो कहती है कि ये फेक सील है, मैं अपना सील लाना भूल गई, और क्या मैं सील को हमेशा अपने साथ लेकर घूमती रहूंगी, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन में अभी थोड़ी देर बाकी है, मेरा हाउस कीपर सील लेकर आता ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी चुराने की? तो सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। योयो कहती है सब लोग अपना ब्रेन यूज करो, अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली होती तो मुझे जियांग फैमिली की सील के बारे में कैसे पता होता, पर फिर भी वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते और वो फैंग से कहते हैं कि जियांग फैमिली का बटलर आता ही होगा, तो आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके इसे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनकर फैंग थोड़ा घबराने लगती है तो योयो कहती है तुम घबरा क्यों रही हो? तुम इस बात से घबरा रही हो ना क्योंकि बटलर आकर तुम्हें एक्सपोज कर देगा। फैंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की, और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली का बटलर आ जाता है और वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जियांग फैमिली की यंग लेडी को हाथ लगाने की। तो एक लड़की कहती है योयो मिस जियांग बनने का प्रिटेंड कर रही है, पता नहीं कैसी सेमलेस वुमेन है। तभी बटलर उसे थप्पड़ मार देता है तो वो फैंग से कहती है कि देखिए ना ये हमें क्यों मार रहा है। तो फैंग कुछ कहने वाली थी पर बटलर उसे भी थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जाओ कहता है कि तुम एक हाउस कीपर होकर अपनी यंग लेडी को कैसे थप्पड़ मार सकते हो? तुम्हें डर नहीं है? अगर जियांग फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हालत करेगा? बटलर कहता है कि किसने कहा कि ये मिस जियांग है, और वो सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर है। अभी भी फैंग यही प्रिटेंड कर रही थी कि वही मिस जियांग है, और बटलर से कहती है कि तुम तो बस एक सर्वेंट हो, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन रियल है और कौन फेक। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इतनी कॉन्फिडेंटली मिस जियांग होने का कैसे प्रिटेंड कर रही है, तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो ना इसलिए। और फिर से सब लोग फैंग की बातों में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जरूर योयो ने बटलर को सेड्यूस किया होगा और उसके साथ नाइट स्पेंड किया होगा, इसलिए तो बटलर उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। जाओ भी उनकी इंसल्ट करने लगता है तो योयो उसे थप्पड़ मार देती है। तो फैंग उसे मारने के लिए जा रही थी पर योयो उसे ही थप्पड़ मार देती है। फैंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी से रूडली बात करने की, कहकर उसे धक्का दे देता है। झाओ कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मुझे 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है इसलिए मेरी साइनिंग पार्टी में आकर पार्टी खराब कर रही हो, तुम अभी मुझसे माफी मांगो मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। योयो कहती है तो ऐसी बात है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ कर फेंक देती है और वो किसी को कॉल करके जाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर जाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम खुद को क्या जियांग फैमिली की असली डॉटर समझती हो? जो तुमने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का तो वहाँ सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। योयो कहती है सच में मैं ब्लाइंड ही थी इसलिए 3 सालों से तुम्हारे लिए इतना हार्डवर्क किया करती थी, और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वो तुम्हें किसकी वजह से मिला था। फैंग सोचती है कहीं 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सच में ना कैंसिल हो जाए और वो उसे कहती है कि लगता है तुम 1 मिलियन में सेटिस्फाई नहीं हो, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी साइनिंग पार्टी खत्म होने के बाद। तो योयो कहती है मैं 5 मिलियन के लिए जाओ के सामने कभी नहीं झुकने वाली। जाओ फैंग से कहती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो इसलिए उसे 5 मिलियन ऑफर कर रही हो, पर तुम उसे 5 मिलियन देकर अपना मनी वेस्ट मत करो, वो उतना डिजर्व नहीं करती। उसके बाद सब लोग मिलकर योयो का मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और वो जाओ को बताता है कि जियांग फैमिली ने आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। ये सुनकर जाओ घबरा जाता है और वो कहता है कि जाकर फिर से चेक करो कोई मिस्टेक हुआ होगा, ऐसे कैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, जियांग ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ही कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दिया है। फैंग सोचती है ये भी तो फेक डॉटर है, तो फिर ये जो बोल रही है वो सच कैसे हो रहा है। तब जाओ फैंग से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल क्यों कर दिए। तो वो कहती है लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो ग्रैंडपा को पता चल गया है इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, पर कोई बात नहीं मैं फिर से ग्रैंडपा से बात करूंगी, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हमें योयो को पार्टी से निकालना होगा वरना वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। झाओ योयो से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, नील डाउन होकर सभी से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ, और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि योयो को पार्टी से बाहर निकालो। गार्ड्स ऐसा ही करने वाले थे पर बटलर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर किसी ने भी यंग लेडी को टच करने की कोशिश की तो जियांग फैमिली उसे छोड़ेगा नहीं, और वो झाओ से कहता है अगर यंग लेडी इतने सालों से तुम जैसे स्कम्बैक के साथ नहीं होती तो वो कब का लू ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर लू से शादी कर चुकी होती। तभी योयो भी फैंग से कहती है तुम तो खुद को जियांग फैमिली की यंग लेडी कह रही हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर लू और मिस जियांग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, इस बारे में तो पूरी सिटी को पता है, क्या तुमने झाओ को नहीं बताया। तो सब लोग उसे ही देखने लगते
लगते हैं। फेंग कहती है सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ ये बात सच है कि मेरी मिस्टर लू के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, पर बाद में मुझे झाओ से प्यार हो गया, इसलिए मैंने मिस्टर लू को रिजेक्ट कर दिया। तो झाओ भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत हैप्पी रखूंगा। और वो गार्ड को फिर से ऑर्डर देते हैं योयो को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर जिनान का असिस्टेंट आ जाता है और वो मिस जियांग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। दूसरी तरफ जिनान को दिखाया जाता है जो मीटिंग में होता है। वही उसका असिस्टेंट, उसने भी रियल मिस जियांग को नहीं देखा था, इसलिए वो फेंग को ही मिस जियांग समझ बैठता है और वो उसे कहता है कि मिस्टर लू ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। और वो गिफ्ट दिखाता है जिसमें पहले तो 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरे में एक लग्जरियस विला की की होती है। ये देखकर सब खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पक्का यही रियल मिस जियांग होगी। और झाओ तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देखकर। असिस्टेंट फिर उसे और 2 गिफ्ट देता है और कहता है कि ये स्पेशली मिस्टर लू ने आपके लिए भेजा है। उसमें जिनान और योयो की बचपन के खिलौने होते हैं। ये देखकर योयो स्माइल करने लगती है, पर फेंग को तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो बस महंगी चीजें चाहिए थी। ये देखकर असिस्टेंट भी उस पर डाउट करने लगता है। उसके बाद सब लोग योयो को फेंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो असिस्टेंट पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। सब उसे बताते हैं कि योयो ने मिस जियांग की इंसल्ट की है। ये जानने के बाद असिस्टेंट भी योयो को फेंग से माफी मांगने के लिए कहता है। योयो कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी। फेंग कहती है तुम मुझसे नील डाउन होकर माफी मांग लो तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो योयो कहती है मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकती हो। तभी फेंग फिर से बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो योयो को पार्टी से बाहर निकाल दें। तो जिनान का असिस्टेंट फिर से पूछता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो फेंग उसे सारी बात बताती है। तो असिस्टेंट कहता है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम ही फेक हो। जाओ कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, योयो ही फेक है क्योंकि ये मेरी एक्स वाइफ है। ये सुनने के बाद असिस्टेंट को भी लगता है कि यही फेक होगी और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो योयो से पूछता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो उसका असिस्टेंट सोचता है बॉस इस लड़के की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। और बाकी सब भी सोचने लगते हैं कि ये जरूर मिस्टर लू होगा। ये तो रूमर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत यंग और हैंडसम है। झाओ सोचता है इतना कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये तीनों एक साथ हैं, ये पक्का मिस्टर लू नहीं होगा। तभी वो बिजनेसमैन कहने लगते हैं कि मिस्टर लू जैसे पावरफुल मैन हमारे इस छोटे से पार्टी में आए हैं। और वो फेंग को थैंक यू कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस्टर लू यहाँ पर आए हैं और हमें उनसे मिलने का मौका मिला। झाओ कहता है पागल मत बनो, ये मिस्टर लू नहीं है, ये लॉन्ग टाइम से मेरी वाइफ के साथ हुकअप कर रहा था। ये सुनते ही असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली के हेड से इस तरीके से बात करने की। झाओ कहता है ये कैसे मिस्टर लू हो सकता है, इसके साथ तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो वो एक और थप्पड़ मार देता है। तभी जिनान कहता है कि आज के बाद झाओ फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तभी एक बिजनेसमैन सोचता है कि इसने बस कुछ कहा और मिस्टर लू ने खड़े खड़े उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ये अच्छा चांस है अपने नंबर बनाने का, सोचकर वो झाओ की बुराई करने लगता है और वो जिनान और फेंग की कपल बनाने लगता है और कहने लगते हैं कि अभी अभी इसकी एक्स वाइफ भी मिस जियांग की इंसल्ट कर रही थी, आप इन दोनों इडियट्स को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। वो लड़कियां भी कहने लगती है कि हाँ इसने बहुत बार मिस जियांग की इंसल्ट की है, आप इसे धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। और सारी बात बताते हैं कि इसने मिस जियांग की गिफ्ट भी तोड़ दिया, आप इसे पनिशमेंट दीजिए। सबके बात सुनने के बाद वो फेंग के पास जाता है और सबसे पूछता है कि जिसने मिस जियांग की इतनी बार इंसल्ट की है उसके साथ क्या करना चाहिए। तो सब लोग कहने लगते हैं कि इसे नील डाउन होकर मिस जियांग से माफी मांगना चाहिए और गिफ्ट की कंपनसेशन भी देना होगा। जिनान फेंग से कहता है कि तुमने सुना ना ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी फेंग घबरा जाती है और इमेजिन करने लगती है कि सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं और वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि ये मिस्टर लू नहीं है, मैं जियांग फैमिली की असली डॉटर हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो सब शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर जिनान फेंग की मॉम को बुलाता है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर लू ने सब कुछ बता दिया है, तुम यंग लेडी बनने का क्यों प्रिटेंड कर रही हो, अब पता नहीं जियांग फैमिली हमारे साथ क्या करेगा, तुमने ऐसा क्यों किया। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये एक सर्वेंट की बेटी है। फिर भी फेंग एक्सेप्ट नहीं करती और वो कहती है कि कौन है तुम्हारी बेटी, मैं नहीं हूँ तुम्हारी बेटी, मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, तुम भी इनके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही हो ना। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है हम इसे कैसे रिपे करेंगे। वो लड़कियां सोचने लगती है अगर ये फेक है तो इसका मतलब रियल डॉटर योयो है और वो उससे डरने लगते हैं। फेंग की मॉम योयो से आकर माफी मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं इतने सालों से तुम्हें सर्व कर रही हूँ, इसलिए मेरी बेटी को जाने दो कहकर रोने लगती है। तो असिस्टेंट उसे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जिनान सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की असली डॉटर है और मेरी लाइफ में भी बस यही एक गर्ल है। ये जानकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने तो इसकी बहुत इंसल्ट कर दी है। और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम ही ब्लाइंड थे इसलिए रियल
रियल को पहचान नहीं पाए और इसकी छोटी बातों में आ गए, हमें माफ कर दो। और वैसे भी कोई कैसे सोच सकता है कि एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली इतनी रिच फैमिली की डॉटर होगी। तो योयो कहने लगती है, इसका मतलब कोई ऑर्डिनरी पर्सन को तुम लोग ऐसे बुली कर सकते हो। अब झाओ भी योयो से माफी मांगने लगता है कि इसमें सारी मेरी गलती थी, इस फैंग ने मुझे सेड्यूस किया था कहकर उसे थप्पड़ मारता है और योयो से कहता है इसने मुझे झूठ बोला था। तो वो कहती है कौन सा झूठ बोला था, यही कि ये रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है। और अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है जब तुम्हें ये पता चला है कि रिचेस्ट फैमिली की असली डॉटर मैं हूँ। झाओ कहता है मैं तो बस इसके साथ इसलिए था ताकि वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकूं। मेरे हार्ट में तो हमेशा से तुम ही थी, मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि हम फ्यूचर में अच्छे से रहें। और उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो हम फिर से एक हो जाते हैं, पर जिनान उसका हाथ हटा देता है। योयो कहती है मैं तुम्हें इन 3 सालों में कितनी बार बैंकरप्ट होने से बचाया है, सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, पर ऐसा नहीं है। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो झाओ गुस्सा होकर कहता है कि भले ही तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो, पर तुम 3 सालों से मेरे साथ थी। तुम जैसे डिवोर्स वुमेन से कौन शादी करेगा, और लास्ट में तुम मुझे ही चूज करोगी और मेरे पास आओगी। ये सुनते ही जिनान उसे मारने लगता है तो योयो उसे रोकती है और कहती है कि मैं खुद इसे हैंडल करूंगी। और वो झाओ से कहती है कि किसने कहा कि एक लड़की अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मैन से शादी कर सकती है। इस ओल्ड कॉन्सेप्ट से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। और वो सभी पर गुस्सा करती है कि जब तुम लोगों को पता चला है कि मैं एक डिवोर्स वुमेन हूँ तो तुम लोगों ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, तुम सब एक बीस्ट हो। और फिर वो अपने आप को शांत करती है और कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए कहकर वो जाने लगती है। जब वो स्टेयर से आ रही थी तभी वो गिरने वाली थी तो जिनान आकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। ऐसे उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। योयो उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है पर वो नहीं छोड़ता और अपने लिए एक चांस मांगता है। तो वो कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। जिनान कहता है जब तक तुम मुझे ट्राई नहीं कर लेती तब तक तुम कैसे कह सकती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। योयो कहती है अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो वो मान जाता है। वो पूछती है कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कितना टाइम लूंगी। तो जिनान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और सही। और वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद योयो अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो उससे गुस्सा थे और वो उनके साथ काम करा के उन्हें मनाने लगती है तो वो मान जाते हैं। और ग्रैंडफादर उसे अपने साथ कल जिनान के घर चलने को कहते हैं, उन दोनों की शादी की बात करने। तो योयो वहाँ जाने से मना कर रही थी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि झाओ ने तुम्हारे साथ क्या किया है मुझे सब पता है और तुमने जो मिस्टेक किया था उससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे पता है जिनान तुम्हें लाइक करता है और तुम भी उसे लाइक करती हो ना। योयो कुछ नहीं कहती तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, उन लोगों को फेस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद फैमिली डिनर में दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज मैं 2 चीजें अनाउंस करने वाला हूँ। पहला ये कि आज से योयो जियांग ग्रुप को संभालेगी। इसे योयो की आंट मना करने लगती है कि ऐसे कैसे आप कंपनी योयो को दे सकते हैं, जब ये यहाँ नहीं थी तो हम एल्डर्स ने कंपनी संभाला था और अब जब ये वापस आ गई है तो आप कंपनी उसे दे रहे हैं। ये अभी यंग है और ये 3 सालों से एक लॉयर मैन के साथ थी, मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी संभाल पाएगी। फिर भी ग्रैंडपा योयो को कंपनी देना चाहते थे पर योयो मना कर देती है और कहती है कि आंट बिल्कुल सही कह रही है, अब मुझे खुद पर ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कंपनी संभाल पाऊंगी, इसलिए पहले मैं कंपनी जाकर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा मान जाते हैं। योयो कहती है कि मैं नहीं चाहती कंपनी में किसी को पता चले कि मैं जियांग फैमिली की यंग लेडी हूँ, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे जो मैं नहीं चाहती। ग्रैंडपा ये भी मान जाते हैं और वो दूसरी बात अनाउंस करते हैं जो कि जिनान और योयो की मैरिज की होती है। ये सुनकर योयो शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं इन दोनों की एंगेजमेंट बहुत जल्द कर देंगे। इसके बारे में मैंने जिनान के पेरेंट्स से भी बात कर ली है और वो जिनान से पूछते हैं कि वो इस शादी के बारे में क्या सोचता है। तो वो कहता है आपको तो पता है मैं योयो के लिए क्या फील करता हूँ, पहले मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया पर अब मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं आज से योयो की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। जिनान हाँ कहता है और वो योयो के पास जाता है और उसे एक चांस मांगता है। वो कुछ नहीं कह रही थी तो ग्रैंडपा उसे टीज करते हुए कहते हैं देखो तो इसके गाल भी रेड हो गए हैं। योयो ब्लश करने लगती है और कहती है ग्रैंडपा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा ये अनाउंस करते हैं योयो कंपनी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जिनान के साथ उसकी मैरिज होगी और योयो से पूछते हैं तो वो कहती है आप जो डिसाइड करोगे मैं वही करूंगी कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा जिनान को ये कहकर उसके पीछे भेज देते हैं कि जाओ अपने फियांसे को चेस करो, तो वो योयो के पीछे चला जाता है। उसके बाद जिनान को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट उसे बताता है योयो त्यांगसन कंपनी गई है इंटरव्यू देने के लिए और वो पूछता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ क्यों गई है। तो वो कहता है क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहती है और असिस्टेंट से कहता है जाकर वहाँ इन्फॉर्म कर दो कि वहाँ उसे कोई बुली ना करे। उसके बाद योयो को दिखाया जाता है जो अपनी इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है पर उससे कुछ
कुछ नहीं होता वो ठीक थी। और फिर वो उस ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी उस कार से एक लड़की बाहर निकलती है और वो योयो को पहले से ही जानती है। वो उसे कहती है तुम जैसे गार्बेज को त्यांगसेन ग्रुप में आने कैसे दिया। योयो कहती है तुमने मुझे गार्बेज कैसे कहा, माफी मांगो अभी। वो उससे माफी नहीं मांग रही थी और वहाँ से जा रही थी तो योयो उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसका सनग्लासेस नीचे गिर जाता है। वो अपना सनग्लासेस उठाकर कहती है अच्छा हुआ कि ये टूटा नहीं, वरना तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। ये इस ईयर की लिमिटेड एडिशन में से एक है। तो वो कहती है मुझे नहीं लगता कि ये लिमिटेड एडिशन में से एक है, क्योंकि तुम जिस ब्रांड की कह रही हो उस ब्रांड ने इस साल कोई लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस लॉन्च ही नहीं किए। वो लड़की पूछती है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। योयो कहती है क्योंकि मैं इस कंपनी के मैनेजर को जानती हूँ, वो मुझे लिमिटेड एडिशन की चीजें भेजता रहता है। तो वो कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो एक घर खरीदने के लिए भी लोन लिया था। योयो कहती है अब मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम जब त्यांगसेन कंपनी में जाओगी तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना कोई चांस गंवाना नहीं चाहती। और वो जाने लगती है। जाते जाते सोचती है ये एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है और ऊपर से डिवोर्सी, ये यहाँ तक आ कैसे गई, पक्का ये किसी ओल्ड मैन को सेड्यूस करके आई होगी। उसके बाद इंटरव्यू में दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर उन दोनों का इंटरव्यू एक साथ ले रहा था। पहले वो योयो की रिज्यूम देखता है और कहता है तुम एक डिवोर्सी हो। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। मैनेजर कहता है एक मैन अपनी फैमिली के लिए ही तो इतना हार्डवर्क करता है, अगर वो चीट कर भी देता है तो क्या हो गया, चीट करना तो नॉर्मल सी बात है, तुमने इसके लिए उसे डिवोर्स दे दिया, कहकर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैनेजर उसका रिज्यूम देखता है और कहता है तुम तो अनमेरिड हो और अंडर ग्रेजुएट भी। तो वो उसे सेड्यूस करते हुए कहती है मुझे लगता है वुमेन को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए और घर पर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। योयो कहती है तो तुम यहाँ जॉब के लिए क्यों आई हो, जाकर किसी को ढूंढ कर उससे शादी कर लो और घर पर रहो। मैनेजर उस लड़की से पूछता है कि तुम अभी तक जॉब क्यों ढूंढ रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आपके जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ। तो मैनेजर तुरंत उस लड़की को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है आज से तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो। योयो कहती है आप ऐसे कैसे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी में आप जैसे भी लोग होते हैं, मुझे ऐसे कंपनी में काम नहीं करना जहाँ वुमेन्स की रेस्पेक्ट न हो। और वो अपना रिज्यूम लेकर वहाँ से जा रही थी। फिर वो रुक कर उसे कहती है तुम जैसे लोगों की वजह से ये कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा। मैनेजर गुस्से में कहता है तुम ऐसे कैसे हमारी कंपनी के बारे में कह सकती हो। तो वो कहती है तुम्हारी एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस को देख कर कह रही हूँ। वो लड़की गुस्सा करती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। योयो कहती है तुम जब से इंटरव्यू देने के लिए आई हो तब से तुम मैनेजर को प्लीज करने की कोशिश कर रही हो, और तुमने क्या कहा, तुम मैनेजर जैसे किसी मैन को ढूंढ रही हो जो तुम पर हर दिन मनी स्पेंड करे। और मैनेजर से कहती है तुम्हें चीट करना नॉर्मल सी बात लगती है, अगर तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम के लिए एक मिस्ट्रेस लेकर आ गए तब भी तुम यही कहोगे। तो वो गुस्से में बॉडीगार्ड्स बुला लेता है उसे बाहर निकालने के लिए, और वो कहता है मैं 10 सालों से यहाँ जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है आजकल की कंपनी में तो ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। मैनेजर उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हारा बिहेव वैसे ही अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दूंगा और सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो वो खुश होती है। मैनेजर बॉडीगार्ड्स को योयो को बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट सू आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि योयो ने मैनेजर का इंसल्ट किया इसीलिए वो इसे बाहर निकाल रहे हैं। सू से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सू मैनेजर से कहती है अभी तक मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है और तुमने अपने लिए एक सेक्रेटरी रख लिया। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस हमारी कंपनी की एक न्यू एम्प्लॉय है। और वो उसे अपने डिपार्टमेंट पर जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है और जल्दी से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सू योयो से पूछती है तुमने मैनेजर का इंसल्ट क्यों किया। तो वो कुछ कहने वाली थी पर मैनेजर कहता है इसने सिर्फ मुझे ही इंसल्ट नहीं किया बल्कि इसने हमारी कंपनी को भी कष्ट दिया है कि वो जल्दी से बैंकरप्ट हो जाएगा। योयो कहती है पहले तुमने वुमेन की डिसरेस्पेक्ट किया था। मैनेजर कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, कहकर वो सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर सू उन्हें रोक देती है और योयो से सारी बात पूछती है। तो योयो मैनेजर की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो अपने फायदे के लिए एम्प्लॉयज चूज कर रहा है। ये सुनते ही सू मैनेजर से पूछती है कि ये जो बोल रही है क्या वो सच है। तो वो उससे माफी मांगने लगता है कि इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर सू उसे जॉब से निकाल कर ब्लैकलिस्ट करके कंपनी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो योयो की रिज्यूम देखती है और उसे जॉब के लिए ऑफर करती है और कहती है आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उसे सैलरी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा देगी। योयो उसकी तारीफ करती है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और वो जॉब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जिनान उसे पिकअप करने के लिए आया है। तो वो जिनान से पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। जिनान कहता है हाँ, और तुमने मुझे अपने मैटर्स में
में इन्वॉल्व ना होने के लिए कहा है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क खत्म होने के बाद पिकअप एंड ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ। तो योयो थैंक यू ब्रदर जिनान कहती है। तो जिनान कहता है अब हम एंगेज्ड हैं तो तुम अपना टोन चेंज कर लो, और वो उसे गाड़ी में बिठाता है। तो योयो स्माइल करने लगती है। उसके बाद सू को दिखाया जाता है जो जिनान के असिस्टेंट को कॉल करके कह रही थी कि सीओ की वाइफ ने अच्छे से जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो वो कहता है अगली बार से ध्यान रखना मैडम को कोई बुली ना कर पाए। सू कहती है डोंट वरी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और ये सारी बातें एक एम्प्लॉय भी सुन रही थी और वो शॉक्ड हो जाती है कि सीओ की वाइफ हमारे यहाँ जॉब करने आई है, और वो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के बारे में सोचती है ताकि उसे फायदा हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है बस मैं यहाँ से गुजर रही थी। और वो उसे कहती है हमारे कंपनी में एक न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, इसके बारे में सबको बता देना। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एम्प्लॉय सभी को बता देती है कि सीओ की वाइफ यहाँ हमारे साथ काम करने आई है, और डिस्कशन करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। तभी एक एम्प्लॉय कहती है एचआर से पता चला है कि कल 2 लड़कियों ने जॉब ज्वाइन की है, उन दोनों में से सीओ की वाइफ कौन होगी। तभी वहाँ पर योयो आती है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, पर वो लड़कियाँ योयो की सिंपल ड्रेसअप को देखकर सोचती हैं कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हो सकती, और वो उससे बात नहीं करते। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और वो योयो को देखकर कहती है कि तुमने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो कहती है अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। वैन कहती है इसका मतलब जो मैन तुम्हारी हेल्प कर रहा है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। योयो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ पर खुद की कैपेबिलिटी से आई हूँ, किसी के हेल्प से नहीं। वैन कहती है सही तो कह रही हूँ, एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली बिना किसी के हेल्प से यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। ये सुनकर एम्प्लॉय सोचने लगते हैं स्ट्रीट फूड सेल करने वाली, और वो वैन की ड्रेसअप को देखकर वो कहते हैं कि यही सीओ की वाइफ होगी, और उसके साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और पानी वगैरह भी पीने के लिए देते हैं। वैन सोचती है लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर मुझे क्या, मुझे फायदा उठाना चाहिए, कहकर वो सीओ की वाइफ की तरह प्रिटेंड करने लगती है। योयो कहती है कौन सी सीओ की वाइफ, कल तो तुम मैनेजर के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो एम्प्लॉइज उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये सीओ की वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। मिस सू ने तो कल मैनेजर को जॉब से निकाल दिया, तुम भी सीओ की वाइफ को अच्छे से ट्रीट करो हमारी तरह, वरना तुम्हारी हालत भी वही होगी जो मैनेजर की कल हुई थी। वह सीओ की वाइफ होने का प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि मैंने तो अपने फैमिली मेंबर्स को कहा था कि वो कंपनी में मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए, पर वो मेरी केयर करते हैं ना, इसीलिए बता दिया होगा। तुम सब मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करना, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता। तो एम्प्लॉइज चमचागिरी करने लगते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से तो कोई भी आपको क्राउड में भी पहचान लेगा कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। और उसका पर्स देखकर कहते हैं ये तो लिमिटेड एडिशन का है, हमने तो ऐसा बैग बस टीवी में देखा है, रियल में कभी नहीं देखा, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा होगा। वैन कहती है ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग के दिन गिफ्ट दिया था, और ऐसे बैग्स तो मेरे घर में बहुत सारे हैं। ये सुन के तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर योयो कहती है ये बैग तो फेक है, इसमें तो एक थ्रेड निकला है। ये देखकर एम्प्लॉइज कहने लगते हैं कि क्या सीओ की वाइफ के पास फेक बैग है। वैन मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि शॉप वाले ने तो कहा था कि उसने ये अच्छे से बनाया है, फिर ये थ्रेड कैसे निकल गया। और वो सारे एम्प्लॉइज से कहती है कि ये फेक नहीं है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन मुझे ये गिफ्ट दिया था, सीओ की वाइफ के पास फेक बैग कैसे हो सकता है। तो सारी एम्प्लॉइज उसकी बातों में आ जाती हैं और कहने लगते हैं ये हैंडमेड होगा, इसीलिए एक थ्रेड निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस्टेक तो सभी से होती है। और वो योयो को वैन से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वैन भी उससे माफी मांगने के लिए कहती है, वरना वो अपने हस्बैंड से कहलवा कर उसे जॉब से निकलवा देगी। और फिर सब उसके इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम तो किसी मैन के बेड से होकर यहाँ आई हो, तुम्हें क्या पता हाई स्टैंडर्ड की चीजों के बारे में। योयो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी से आई हूँ। तो वो कहते हैं कौन सी एबिलिटी, स्ट्रीट फूड सेल करने वाली एबिलिटी, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि सीओ की वाइफ के पास फेक बैग है। योयो कहती है क्योंकि ये सीओ की वाइफ है ही नहीं। वो लोग हंसते हुए कहते हैं अगर ये नहीं है तो क्या तुम हो। योयो कहती है मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सबको झूठ बोल रही है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। और वो वैन से कहते हैं कि आप सीओ को फोन करके इसके बारे में सब कुछ बता दीजिए, वही इसको सबक सिखाएंगे। तो वैन खड़ी होती है और योयो को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मैस मत होना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर सू आती है और सब पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो सब उससे बताने लगते हैं कि योयो सीओ की वाइफ के बैग को फेक कह रही है, ये हमारी सीओ की वाइफ है तो ये फेक बैग क्यों कैरी करेगी। सू उनसे पूछती है कि सीओ की वाइफ यहाँ आने वाली है, तुम लोगों को किसने बताया। वो एम्प्लॉय कहती है कल जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था और मुझे पता चल गया। सू इनसे पूछती है क्या तुम सीओ की वाइफ हो, तो वो डरते हुए हाँ कहती है। सू सोचती है असिस्टेंट ने तो बताया ही नहीं था सीओ की वाइफ कैसे दिखती है, ड्रेसअप देखकर यही लग रहा है कि यही सीओ की वाइफ होगी। और वो वैन को पोलाइटली कहती है कि वर्किंग आवर में आप बातचीत मत करना, आई होप कि आप हमारी कंपनी के रूल्स को मानेंगी। तो वो हाँ कहती है और सोचने लगती है कि लगता है इसने भी सीओ की वाइफ को नहीं देखा है, अच्छा है मैं अभी भी प्रिटेंड कर सकती हूँ। योयो सू को कुछ कहने वाली थी पर सू उस पर गुस्सा करती
कहती है कि तुम अब न्यू एम्प्लॉय हो, ये याद रखना कि तुम जो भी बोलोगी हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगी, इसलिए अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी वो लोग योयो की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हें सीईओ की वाइफ की पोजीशन से जलीस हो रहा है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर योयो गुस्सा हो रही थी और नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाती है, पर वहाँ भी वेटर उसे खाना सर्व करके उसकी इंसल्ट करने लगती है कि 10 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म करके यहाँ से चली जाओ, ये हमारा रेस्टोरेंट का रूल है। तो वो कहती है ऐसा कोई रूल्स होता है क्या, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तो वेटर कहती है हमारे मैनेजर तुम जैसों के लिए फ्री नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है और तुमने जो खाना ऑर्डर किया है वो सिर्फ 9 युआन का है, इसलिए जल्दी से इसे फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में वैन एक एम्प्लॉय के साथ आ रही थी। वो एम्प्लॉय रेस्टोरेंट को देखकर कहती है कि ये तो बहुत लग्जरियस है, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया। तो वो शो अप करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने घर इन्वाइट करूंगी, मैंने स्पेशली यूरोप से 5 स्टार शेफ्स हायर किए हैं जो हर रोज मेरे लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि ऐसे वैसे खाना से मेरा स्टोमक खराब हो जाता है। एम्प्लॉय कहने लगती है सीईओ तो आपकी बहुत केयर करते हैं, आप बहुत लकी हो। वैन कहती है जब मेरा हस्बैंड कंपनी आएगा तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो वो खुश हो रही थी, तभी उन दोनों की नजर योयो पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसकी फिर से इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, यहाँ पर रिच लोग आते हैं। योयो कहती है तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मैं क्या खा रही हूँ। तभी वहाँ पर वेटर फिर से आ जाती है और उसे कहती है कि 2 मिनट बाकी है, जल्दी से अपने मील फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो एम्प्लॉय कहती है हाँ ये हमारी कंपनी की इंटर्न है। वेटर कहती है इसका मतलब तुम लोग भी इसकी तरह 9 युआन वाला मील ऑर्डर करोगे। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये हमारी कंपनी की सीईओ की वाइफ है। तभी वैन कहती है ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ तो इसके जैसे पुअर लोग भी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास ऐसे पुअर लोग रहे, इसीलिए तुम इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। वेटर योयो से कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। योयो कहती है कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करना इलीगल है। तो वो कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट को पता है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा रही थी। योयो कहती है ये रेस्टोरेंट तो मिस्टर लू का है, उन्होंने तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, रुको अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि कौन है जो हमारे स्टाफ की कंप्लेन करना चाहता है। वेटर उसे कहती है ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट में डिस्टर्बेंस कर रही है। और जब मैनेजर को पता चलता है कि वैन त्यांगसन कंपनी की सीईओ की वाइफ है और वो नहीं चाहती कि योयो यहाँ पर रहे, तो उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो योयो से कहता है कि वो रेस्टोरेंट से चली जाए, वो इतनी अच्छी रेस्टोरेंट को डिजर्व नहीं करती, उसके जैसे कस्टमर यहाँ आना इस रेस्टोरेंट की इंसल्ट है। योयो कहती है मैं अभी मिस्टर लू को फोन करके बताता हूँ कि यहाँ की मैनेजर कैसा है, और वो उसे कॉल करके यहाँ पर किसी को भेजने के लिए कहती है। तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम खुद को मिस्टर लू की वाइफ समझती हो क्या, जो एक फोन कॉल पर वो तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देंगे। और मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये लड़की सीईओ की वाइफ को बुली कर रही थी। और योयो से कहता है अब तो असिस्टेंट भी आ गया है, अब तो तुम यहाँ से जाओ वरना आज तुम मरोगी। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और सबको बताता है कि रियल सीईओ की वाइफ यही है, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और वेटर कहती है ये कैसे हो सकती है सीईओ की वाइफ, इसका ड्रेस तो देखिए और इसने 9 युआन का मील ऑर्डर किया था, ये नहीं हो सकती सीईओ की वाइफ, सीईओ की वाइफ ये वैन है। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ब्लाइंड हो गई हो क्या, तुम जैसे लोग लू फैमिली के रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो, कहकर वो सारे स्टाफ को सस्पेंड करके रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर दे देता है। तो मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया इसलिए। वो अभी वैन को मिसेस लू समझ रहा था और वो कहता है कि मैंने तो सीईओ की वाइफ को ऑफेंड नहीं किया, वो तो सही सलामत खड़ी है। और वो वैन के पास जाकर उससे हेल्प मांगने लगता है। तो वो कहती है जो कुछ भी किया तुमने खुद किया, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैनेजर असिस्टेंट से माफी मांगने लगता है कि प्लीज आप मेरे रेस्टोरेंट को क्लोज मत कीजिए। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सीईओ की वाइफ को ऑफेंड करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेटर योयो को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया था। तो असिस्टेंट उसे फिर से थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की वाइफ से इस तरीके से बात करने की। और वो क्लियर करता है कि असली सीईओ की वाइफ ये है और वो लड़की झूठ बोल रही थी। ये जानते ही वेटर और मैनेजर योयो से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप सीईओ की वाइफ हैं, वरना हम ऐसा नहीं करते। तो वो कहती है तुम ऐसे कैसे किसी कस्टमर के साथ बिहेव कर सकते हो, यहाँ जो भी कस्टमर्स आएंगे उन सबको इक्वली ट्रीट करना, यही लू फैमिली का रूल है। और वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए रेस्टोरेंट को सस्पेंड मत करो, जाने दो इन्हें। और हाँ, मुझे सीईओ की वाइफ कहना बंद करो, अभी मेरी और जिनान की शादी नहीं हुई है। तो वो हाँ कहता है। उसके बाद वैन और एम्प्लॉय को दिखा जाता है। एम्प्लॉय उससे पूछती है कि योयो के बुलाने पर असिस्टेंट
कैसे आ गया और वो रेस्टोरेंट को भी बैन कर रहा था। वैन कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो तो मैंने असिस्टेंट को मैसेज सेंड किया था इसलिए वो यहाँ पर आया था और मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, वरना मैं कंपनी में काम कैसे करती। और वो एम्प्लॉय इसकी बात पर भरोसा भी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जिनान और येयो डेट पर जाते हैं, जहाँ जिनान खुद येयो के लिए स्ट्रीट फूड प्रिपेयर करता है। ये देखकर येयो कहती है ये सब कुछ भी तुम्हें आता है, इसका मतलब ये इतना डिलीशियस नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल हूँ। तो वो उसे डिश देकर टेस्ट करने के लिए कहता है। येयो टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत अच्छा है। वो लोग अपना डेट एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वैन अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और वो दोनों जिनान को पहचान नहीं पाते और वो येयो की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम डिवोर्स के बाद ऐसे कैसे मैन को डेट कर रही हो जो तुम्हें खाने के लिए रोड साइड लेकर आया है, और उसे कहने लगते हैं तुम कैपेबल ही नहीं हो कल की क्लास रियूनियन में आने के लिए। तो येयो कहती है वहाँ तुम जैसे ही फ्रेंड्स आएंगे तो मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी। वो लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद तुम डर गए इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहती और उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी लाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद जिनान पूछता है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, उन्हें प्रिटेंड करने दो, इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दिखाया जाता है येयो और जिनान क्लास रियूनियन में जा रहे थे, तभी रास्ते में जिनान को वर्क रिलेटेड कॉल आता है। तो येयो उसे पहले अपना काम करने के लिए कहती है और उसकी चिंता ना करने के लिए कहती है। तो वो कहता है मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाती है सब मिलकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और वैन की तारीफ करने लगते हैं कि ये सीईओ की वाइफ बन गई है। तो योयो कहती है मैंने सुना था कि सीईओ की वाइफ इस सिटी के सबसे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, और उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कहती है मेरा हस्बैंड वर्क में थोड़ा बिजी है, अपना वर्क फिनिश करने के बाद आ जाएगा। और फिर सब लोग मिलकर उसे फिर से बुली करने लगते हैं और एक लड़की तो उस पर वाइन गिराने वाली थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सब उसे रेस्पेक्ट के साथ बिठाते हैं। प्रिंसिपल वैन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम सीईओ की वाइफ बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं चाहे कितना भी ग्रो कर लूँ लेकिन मैं रहूंगी तो आपकी स्टूडेंट ही। और वो सब प्रिंसिपल को बताने लगते हैं कि सबने अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है, पर येयो बस स्ट्रीट फूड सेल करती है और उसका डिवोर्स भी हो गया। और जब हमने उससे इसके बारे में बात की तो वो हम सब से रूड होकर बात कर रही है। तो वो योयो से कहता है कि तुम हमारे स्कूल की टॉपर थी, पर अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसे मिक्सअप हो गई, इसलिए तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो योयो कहती है वो जॉब करके अपनी लाइफ में सेटल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को नीचा दिखाएं। इस पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्या हो गया अगर तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो योयो कहती है आप टॉप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, फिर भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि तुम वैन की तरह किसी सीईओ की वाइफ नहीं हो ना। योयो कहती है अगर मैं किसी सीईओ की वाइफ होती तो आप मुझसे माफी मांगते। तो वो कहता है अगर तुम किसी दिन किसी सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। तभी वहाँ पर जिनान ये कहते हुए वहाँ आता है तो ठीक है तुम माफी मांगने के लिए रेडी हो जाओ। उसे देखकर प्रिंसिपल डर जाता है और वो योयो से माफी मांगने जा रहा था, पर स्टूडेंट्स उन्हें रोक लेते हैं और फिर से उन दोनों की इंसल्ट करने लगते हैं। और प्रिंसिपल उन सबको चुप कराकर जाकर माफी मांगने लगता है और सबको बताता है कि ये लू ग्रुप की प्रेसिडेंट है, और योयो भी बताती है कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ। और जिनान भी बताता है कि ये इस सिटी की सबसे वेल्दी जियांग फैमिली की डॉटर है। ये जानने के बाद तो उन सबके होश उड़ जाते हैं और वो उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, प्लीज हमें जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कहकर वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो योयो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन सब के जाने के बाद जिनान योयो को मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कह देती है और यहाँ पर ये हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड लिन को देखते हैं, जो लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे तो वो उनसे बचकर भाग रहा था। अभी एक लड़की उसकी हेल्प करती है गुंडों से बचने के लिए। गुंडे जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो वो भी वहाँ से जाने वाली थी, पर लिन बेहोश होने लगता है। तो वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर भी है और उसे गोली भी लगी है, इसलिए वो उसकी गोली निकालकर उसकी हेल्प करती है। और जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ा ठीक होने लगता है तो वो वहाँ से जा रही थी। तो लिन उसे वही बुलेट देकर कहता है कि मैं फ्यूचर में जरूर तुम्हें रिपेयर करूंगा। पर तभी वहाँ पर वही गुंडे वापस आ जाते हैं और वो लिन पर अटैक करने वाले थे, पर वो लड़की उसे बचाने लगती है तो नाइफ उसे लग जाता है और सीन ही कट हो जाता है। उस लड़की का नाम रैन है और वही हमारी फीमेल लीड है। नेक्स्ट सीन में 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि 3 महीने पहले क्यायो फैमिली की डॉटर ही बोडा टाउन में गई थी जिसे मेडिसिन की नॉलेज है। तो वो जल्दी से क्यायो फैमिली में चलने के लिए कहता है। वही रैन को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है। वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए आ रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरी तरह से रिकवर हो गई हूँ और अब मैं क्यायो फैमिली में जा रही हूँ, अपनी मॉम की लेगेसी भी तो उनसे वापस लेना है। ये सुनकर
सुनकर तो उसकी फ्रेंड उसे डांटने लगती है कि तुम क्यायो फैमिली में वापस क्यों जा रही हो। तुम्हें पता है ना कि 3 महीने पहले जब तुम इंजर्ड थी तो उन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट करने से भी मना कर दिया कि कहीं उनका पैसा लॉस ना हो जाए, जिससे तुम्हारा बहुत ब्लड लॉस हो गया और उसी वजह से तुम्हारी कुछ टाइम की मेमोरी भी लॉस हो गई है। तो वो कहती है कि ये पास्ट की बातें हैं, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में कहकर फोन रख देती है। और वो वहाँ से जा रही थी तभी वो एक्सीडेंटली लिन से टकरा जाती है। तो वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से जाने वाली थी, पर वो उसे रोककर पूछता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। असल में उस टाइम रैन ने मास्क पहना था, इसलिए लिन उसे पहचान नहीं पाता। पर रैन को तो लगता है कि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और कहती है अपने फ्लर्ट करने के तरीके को थोड़ा चेंज करो, ये पुराना हो गया है। लिन सोच रहा था पता नहीं ये क्यों इतना फेमिलियर लग रही है, और वो उसे अपने क्लोज ले आता है और कहता है कि फ्लर्ट मैं कर रही हूँ या तुम जानबूझकर मुझसे टकराई हो। तो वो कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिन कहता है नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी को सेड्यूस करो तो अच्छे से ड्रेसअप होकर आना, कहकर वहाँ से चला जाता है। और रैन बस गुस्सा करती रह जाती है कि क्या तुम पागल हो, हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। तभी उसे अपने डैड का फोन आता है, पर वो डैड कहकर नहीं बुलाती बल्कि उनके नाम से बुलाती है और कहती है आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वहाँ वापस आ रही हूँ अपनी मॉम की लेगेसी वापस लेने, पर मैं उस सॉन्ग फैमिली में मैरिज नहीं करूंगी। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर तुम सॉन्ग फैमिली में मैरिज नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की लेगेसी वापस नहीं दूंगा, उसे जला दूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करोगी, कहकर फोन कट कर देता है। तो रैन गुस्सा करने लगती है और सोचती है कि तुम अपने इलिजिमेट डॉटर के बदले मेरे सॉन्ग फैमिली के एक सिक मैन से करना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो स्टेप मॉम कहने लगती है क्या हुआ, उसने मैरिज करने से मना कर दिया, अब हमारी डॉटर सीसी का क्या होगा, वो हमारी एक लौती डॉटर है, अगर उसकी मेरे सॉन्ग फैमिली में हो गई तो उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी डॉटर सीसी को कभी सफर नहीं करने दूंगा, इतने सालों से हमने उसे रेस किया है, उसका डेब्ट तो उसे चुकाना ही होगा। इतने में वहाँ पर लीन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। उसे देखकर तो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। असिस्टेंट कहता है कि 3 महीने पहले आपकी डॉटर ने हमारी यंग मास्टर की जान बचाई थी, तो वो कहाँ है। ये सुनकर मॉम सोचने लगती है इसका मतलब 3 महीने पहले रैन ने मिस्टर लीन की जान बचाई थी। अब इस सब का क्रेडिट मेरी डॉटर सीसी लेगी और कहती है कि वो ऊपर ही है, मैं उसे बुला कर लेकर आती हूँ। और वो उसे बुलाने के लिए जाती है तो सीसी थोड़ा डर रही थी कि अगर मिस्टर लीन को सब कुछ सच पता चल गया तो। मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी रैन की तो मेमोरी लॉस हो गई है, तो मिस्टर लीन को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर वो नीचे आती है तो लीन उसे पूछता है क्या तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं वही हूँ जो 3 महीने पहले तुम्हारी जान बचाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लीन फैमिली के यंग मास्टर हो गए। तो लीन कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले क्या चाहिए बोलो। सीसी कहती है क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो वो हाँ कहता है। वो सोचने लगती है कि रैन इतना लकी कैसे हो सकती है, पर कोई नहीं, अब ये सब कुछ मेरा होगा। और कहती है कि मुझे तुमसे मैरिज करना है। तो उसके डैड को बात को संभालने लगते हैं कि माफ करना, हमने अपनी डॉटर को थोड़ा स्पॉइल कर दिया है और वो आपको बहुत एडमायर भी करती है, इसलिए उसने डायरेक्टली आपसे मैरिज के लिए पूछ लिया। सीसी कहती है क्या आप मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते, अगर ऐसा हुआ तो मुझे सॉन्ग फैमिली में मैरिज करना होगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिन पूछता है अब ये सब कुछ क्या है, तो मॉम बताने लगती है कि सॉन्ग फैमिली के साथ हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और हमें पता चला कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे कोई बीमारी भी है। ऐसे में अगर सीसी की मैरिज उससे हो जाती है तो इसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तभी सीसी भी लिन से कहने लगती है क्या आप मुझसे मैरिज करके मेरे इस सब में हेल्प करेंगे, मुझे और कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और उसके क्लोज हो रही थी और लिन उसे खुद से दूर कर देता है और ग्लव्स पहनने लगता है और सोचने लगता है 3 महीने पहले इसकी बहुत ब्लड लॉस हुआ होगा, पर ये कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। और फिर वो थोड़ा सोचने के बाद मैरिज के लिए मान जाता है तो सीसी बहुत ही खुश हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर रहना जाती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम की लेगेसी मुझे वापस करो। उसे देखकर सीसी थोड़ा घबरा जाती है कि सिस्टर आप यहाँ कैसे आ गई। ये सुनकर लिन पूछता है क्या क्यायो फैमिली की एक और डॉटर भी है। सीसी बताती है कि सिस्टर बहुत सालों से अब्रॉड में थी और फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तुम हो। तो सीसी पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर दोनों ही मना कर देते हैं कि हम नहीं जानते। और फिर लिन उसे पूछता है कि तुम 3 महीने पहले कहाँ थी। तो सीसी बीच में बोलने लगती है कि सिस्टर तो अब्रॉड में थी, वो आपको कैसे बचा सकती है। पर लिन कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो रैन भी उसे साइड कर देती है और कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और वो अपने डैड से अपनी मॉम की लेगेसी मांगने लगती है। तो उसके डैड उसे थप्पड़ मारने वाले थे कि ये तुम कैसे बिहेव कर रही हो, पर लिन उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे और भी काम है, मुझे तुम लोगों के फैमिली मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व होना। और वो जा रहा था। रैन ये सब कुछ देखकर समझ जाती है कि उसके डैड लिन से डरते हैं और वो जाते जाते सीसी से पूछता है कि मैंने तुम्हें एक बुलेट दिया था, वो कहाँ है। रैन ये सुनकर सोचती है लैपटॉप में बुलेट कौन देता है। सीसी घबराते हुए कहती है कि मैंने उसे संभाल कर रखा है, ऐसे तो मैं उसे लेकर नहीं घूम सकती ना। तो वो कहता है कि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट टाइम उसे अपने साथ लेकर आना। तो वो भी मान जाती है। और फिर जैसे ही लिन वहाँ से जा रहा था तो असिस्टेंट पूछता है कि आप सच में सीसी से मैरिज करने वाले हो। वो कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी सेवियर है। असिस्टेंट कहता है आपको कैसे पता कि वही आपकी सेवियर है, क्यायो फैमिली में तो एक और डॉटर भी है। तो लिन भी रैन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि तुम फिर से सीसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करो कि वही मेरे सेवियर है या नहीं। और रैन के बारे में भी पता लगाने के लिए कहता है। वही स्टेप मॉम चुपके से रैन के कमरे में चली जाती है और वो बुलेट ढूंढने लगती है। थोड़ा ढूंढने के बाद वो बुलेट उसे मिल जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जा
रही थी तभी वहाँ पर रन आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये क्या फैमिली है और मैं यहाँ की यंग लेडी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। रैन कहती है जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी उस बात का फायदा उठाकर तुम मेरे डैड की मिस्ट्रेस बन गई और कह रही हो कि तुम इस घर की यंग लेडी हो। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिस्ट्रेस कहने की, और वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है और ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि रैन उसे बुली कर रही है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं तो बस यहाँ क्लीनिंग करने आई थी, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तभी वहाँ पर उसका डैड भी आ जाता है और वो ये सब कुछ देखकर रैन को ही गलत समझने लगता है और उसे थप्पड़ भी मार देता है और कहता है कि तुम यहाँ ना डिजर्व ही नहीं करती। तो रैन भी कहती है आप चिंता मत कीजिए, जब मेरी मॉम की लेगेसी मुझे वापस मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो डैड कहते हैं कौन सी लेगेसी, यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ खड़ा किया है, तुम्हारे मदर का यहाँ कुछ नहीं है। तो रैन कहती है कि अगर ग्रैंडफादर ने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो क्या ये फैमिली आज जहाँ भी है वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। वो कहता है मैंने ये सब कुछ अपनी कैपेबिलिटी से हासिल किया है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, अभी तक यहाँ से तुम गई नहीं। और वो सिक्योरिटी को बुलाकर वहाँ से बाहर निकलवा रहा था। वो जैसे ही नीचे आती है तो सीसी अच्छी बनते हुए कहती है क्या डैड ने आप पर फिर से गुस्सा किया। रैन कहती है अच्छी बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कैसी हो, और वैसे भी तुमने जो मेरे थीसिस पेपर चुरा कर अपने नाम पर पब्लिश कर दिया था उसका अकाउंट भी अभी सेटल करना बाकी है। वो कहती है तुम उस मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रही हो ना जो मैंने अपने नाम पर पब्लिश कर दिया था, मैं लीन फैमिली की यंग लेडी हूँ, मैंने ये सब कुछ अपने बेटर फ्यूचर के लिए किया। तो रैन गुस्सा करने लगती है कि चुराई हुई चीज हमेशा वापस भी होती है, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो अपने मॉम से कहने लगती है कि सुना आपने उसने क्या कहा, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, वो बस एक्टिंग कर रही है। तो मॉम कहती है तुम इतना डर क्यों रही हो, उसकी सच में मेमोरी चली गई है और उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। और फिर सीसी उसे बुलेट के बारे में पूछती है तो वो उसे बुलेट दे देती है। दूसरी साइड रैन हॉस्पिटल में जॉब के लिए गई थी और ये जॉब उसकी बेस्टी के ब्रदर ने अरेंज कर दिया था। तो वो उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू कहना चाहती थी पर उसकी बेस्टी मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो हमेशा अपने बॉस के साथ होता है। तभी वहाँ पर लीन अपने एक अंकल को हॉस्पिटल लेकर आ रहा था और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी और डॉक्टर से कह रहा था कि कुछ भी करो पर मेरे अंकल को ठीक कर दो। तो वो कहता है कि हम अपना बेस्ट देंगे कहकर ट्रीटमेंट करने चला जाता है। असिस्टेंट उसे संभाल रहा था कि चिंता मत कीजिए अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि उनकी बॉडी में जो पॉइजन है वो हर तरफ फैल गया है, हमें डर है कि हम उन्हें क्योर नहीं कर पाएंगे। सुनते ही लीन उन पर गुस्सा करने लगता है तो असिस्टेंट उससे रोक रहा था। तो वो उसे कहता है कि सीसी ने इस पॉइजन के बारे में रिसर्च किया था और एक थीसिस बनाकर पब्लिश किया था, तो जाओ उसे लेकर आओ। तो असिस्टेंट उसे लेने चला जाता है। ये सब कुछ रैन भी देख रही थी और सोचती है कि उस सीसी ने तो मेरे थीसिस पेपर चुराए थे, वो क्या इसे क्योर करेगी कहकर वहाँ से जाने लगती है। और फिर वो ये सोचकर रुक जाती है कि मैं उस सीसी की वजह से किसी के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। और वो लीन के पास जाकर कहती है कि मैं उस पॉइजन को क्योर कर सकती हूँ। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि क्या तुम भी एक डॉक्टर हो, क्या तुम सच में इस पॉइजन को क्योर कर सकती हो। तभी वहाँ के डॉक्टर भी उसे कहने लगते हैं कि हमारे सीनियर एक्सपर्ट भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए और तुम तो बैकडोर से आई हो तो तुम्हारे पास क्या नॉलेज होगा। तो रैन कहती है अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है उसके बॉडी में पूरी तरह से पॉइजन फैल गया है, अब तो गॉड भी आएंगे तब भी नहीं बचा पाएंगे। पर रैन उनकी बातों को इग्नोर करके लीन से कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, अब तुम डिसाइड करो कि तुम उन्हें बचाना चाहते हो कि नहीं। इतने में ही वहाँ पर असिस्टेंट के साथ सीसी आ जाती है और उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये दोनों इतना क्लोज क्या कर रहे हैं। और फिर वो रैन को साइड करके लीन से पूछती है क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो बताता है कि मेरे अंकल को एक पॉइजनस स्नेक ने बाइट कर लिया है तो जाकर तुम इन्हें ट्रीट करो। पर वो मना कर देती है कि मैं उन्हें क्योर नहीं कर सकती। लीन कहता है कि क्यों, तुमने तो उस पॉइजन के बारे में रिसर्च करके थीसिस भी लिखा था। सीसी बहाना बनाने लगती है कि वो तो बस थियोरिटिकल पार्ट था, मुझे कुछ प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उन्हें ठीक कैसे कर सकती हूँ। रैन हंसते हुए कहती है कि बिना मेडिकल रिपोर्ट के तुमने थीसिस कैसे बना लिया। सीसी लीन को कुछ कहने वाली थी पर वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो रैन को भी अपने साथ वहाँ से ले जाना चाहती थी पर रैन कहती है कि मैं उन्हें क्योर कर सकती हूँ। सीसी कहती है सिस्टर जोक मत करो, हाँ माना कि तुमने मेडिसिन की स्टडी की है पर तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हुई तो तुम उन्हें क्योर कैसे कर सकती हो। तो वो उसके क्लोज आकर कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने अपनी डिग्री कैसे खो दी। इस बात पर वो तो चुप हो जाती है। तभी लीन रैन से पूछता है क्या तुम सच में उन्हें क्योर कर सकती हो, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ। तो वो सोचने लगती है अगर मैं उसे कहूँ कि सीसी ने मेरा थीसिस पेपर चुराया था तो क्या वो बिलीव करेगा। और फिर वो कहती है कि मेरे एक मेंटर इस सब में बहुत एक्सपर्ट हैं और इसके लिए एक स्पेशल मेडिसिन भी है तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। तभी सीसी कहती है अगर ऐसी कोई स्पेशल मेडिसिन होती तो लीन की फैमिली इतनी रिच है, क्या उन्होंने वो हासिल नहीं कर लिया होता। ये पेशेंट की लाइफ और डेथ की बात है तो तुम यहाँ जोक मत करो। रैन कहती है ठीक है मैं उसे ट्रीट नहीं करूंगी, उसे मरने देते हैं या फिर तुम उसे ट्रीट करोगी। और लीन से कहती है क्या तुम बिलीव करोगे। तो वो भी हाँ कहता है और कहता है अगर तुम उन्हें ठीक नहीं कर पाई। वो और कुछ कहता है इससे पहले ही रैन कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी पर अगर मैंने उन्हें ठीक कर दिया तो तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करनी होगी। वो कहता है ठीक है तुम्हें पैसा ही चाहिए होगा ना। पर रैन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करूंगी और जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सीसी उसे मना करने वाली थी पर लीन उसे प्रॉमिस कर देता है।
तो रैन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि उसके घर वाले लिन से बहुत डरते हैं, तो वो लिन की हेल्प लेकर अपनी मॉम की लेगेसी उनसे वापस ले लेगी और फिर वो ट्रीट करने चली जाती है। उसे सर्जरी करते हुए बहुत टाइम हो जाता है, तो सिसी लिन से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिस्टर उन्हें ठीक कर देगी? और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कम से कम वो ट्राई तो कर रही है। तो वो उसे कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पर लिन तो असिस्टेंट से कहकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तो वो जाते हुए सोच रही थी कि मैं रैन को मुझसे ब्रदर लिन को चुराने नहीं दूंगी। और फिर जैसे ही रैन ट्रीटमेंट करके बाहर आती है तो उसने मास्क लगाया था। लिन जैसे ही उसे ऐसा देखता है तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है और उसका हाथ पकड़कर उसे मास्क खोलने से रोक देता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे हट हो रहा है। तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और माफी मांगता है और पूछता है कि पेशेंट अब कैसा है। रैन बताती है कि अभी वो डेंजर से बाहर है और ठीक है। ये सुनते ही वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। इससे तो रैन शॉक्ड ही हो गई थी। असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख लेता है और सोचने लगता है कि ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है। और फिर लिन अंदर चला जाता है और रैन भी सोच रही थी कि पता नहीं इसका मूड कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। और फिर वो उसे रोकने लगती है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में रैन के डैड उसे थप्पड़ मारकर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम कितनी अनग्रेटफुल लड़की हो। अगर मुझे सिसी ने नहीं बताया होता कि आज तुमने हॉस्पिटल में क्या किया है तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम ऑलमोस्ट लिन फैमिली की 9th यंग मास्टर को मारने ही वाली थी। क्या तुम कैयो फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? तो वो भी गुस्सा करने लगती है कि आपके लिए सिसी ही सब कुछ है, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? वो कहता है कि तुम ये सब पहले से ही जानती हो। तो रैन भी कैयो फैमिली से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए कह देती है और उसके डैड कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दोगी, हमने तुम्हें इतने सालों से राइज किया है, अब टाइम आ गया है रीपे करने का, कहकर उसे वहाँ से ले जा रहे थे। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें यहाँ वापस क्यों बुलाया है? तो वो समझ जाती है कि सॉन्ग फैमिली से मैरिज करने के लिए और कहती है कि आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। और वो कहता है तुम्हें तो सब कुछ समझ आ गया और वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे होटल ले जाने के लिए कहती है जहाँ पर सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर उसका वेट कर रहा था। गुस्सा कर रही थी कि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, मैंने लिन के अंकल को सेव किया है, अगर उसे ये सब पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वो कहता है कि मैं उसका होने वाला फादर इन लॉ हूँ, तो वो मेरी हेल्प करेगा या फिर तुम्हारी? और फिर बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ लिन और उसका असिस्टेंट भी देख रहे थे। तो असिस्टेंट कहता है क्या आप मिस कैयो को बचाने नहीं जाएंगे? लिन कहता है क्या उसने मुझे हेल्प के लिए बोला? नहीं ना। असिस्टेंट कहता है पर उन्होंने 9th मास्टर की जान बचाई है, अगर उन्होंने उसके बारे में पूछा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और लिन उसे ये कहकर चुप करा देता है कि आज कुछ तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। और मनी मन सोच रहा था कि रैन ने मुझे क्लियरली देखा तो उसने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया, उसका प्लान क्या है? और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में रैन के डैड उसे ड्रग दे देते हैं और संग यूंजी के रूम में भेज देते हैं और बाहर से डोर लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो रैन डोर ओपन करने के लिए चिल्ला रही थी कि कोई तो डोर ओपन कर दो। अभी यूंजी कहता है कि मैंने ये पूरा फ्लोर ही बुक कर दिया है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज जा रहा था पर रैन उसे बचने के लिए नाइफ उठा लेती है और कहती है अगर तुम मेरे क्लोज आए तो अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि इतना इनोसेंट क्यों बन रही हो, एक बार अगर तुम मेरी वुमेन बन जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करूंगा, कहकर उसके क्लोज जा रहा था। रैन को भी ड्रग का असर होने लगता है और वो उसे नाइफ मार देती है। इतने में ही वहाँ पर लिन भी उसे सेव करने के लिए आ गया था और वो असिस्टेंट को यहाँ सब कुछ संभालने के लिए कहकर रैन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो उसे कोल्ड वाटर से कम डाउन करने की कोशिश कर रहा था पर वो तो उसके क्लोज हुए जा रही थी और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। वो उसे कहता है बस तुम एक बार बोल दो कि बेंचिन में तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर वो तो पहले तो नशे में थी और सेकेंडली उसकी मेमोरी चली गई है। ऐसे में वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी लिन को उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताता है कि हो सकता है कि सीसी ने ही बेंचिन में आपका जान बचाई हो, क्योंकि वही बेंचिन गई थी और रैन का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वहाँ जाने का। ये जानकर वो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर जैसे ही रैन उसके क्लोज हो रही थी तो वो उसे बेहोश कर देता है और कहता है अगर वो लड़की तुम नहीं हो जिसने मेरी जान बचाई थी तो फिर तुम्हारी ये आंखें इतने फेमिलियर क्यों हैं? और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही रैन को होश आता है और वो अपने आप को इस हालत में देखती है तो वो कुछ गलत ही समझ लेती है और फिर जैसे ही लिन वहाँ आता है तो वो उसे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। तो वो भी उसे टीज करने के लिए कह देता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? तो उसे भी याद आने लगता है कि उसने कल रात क्या किया था और कहती है कि लास्ट नाइट मुझे ड्रग दिया गया था, आई होप कि तुम जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तो भूल जाऊंगा कि कल रात क्या हुआ था, पर क्या यूंजी भूल पाएगा? रैन भी याद करने लगती है कि उसने कल क्या किया था और थोड़ा घबरा रही थी। तो लिन कहता है कि चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरी वुमेन बन जाती हो तो मैं सॉन्ग फैमिली और यूंजी को हैंडल कर लूंगा। ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आकर किस कर लेता है पर वो उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि दोबारा ऐसी घटिया जोक मत करना, मैं तुम्हारे फियांसे की सिस्टर हूँ। तो लिन कहता है तो क्या हो गया, क्या तुम जलीस हो? और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे कभी भी किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना। और लिन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो उसे मना कर रहेगा। अभी असिस्टेंट उसे चिढ़ाते हुए आ जाता है कि लास्ट नाइट आपके और मिस कैयो के बीच क्या हुआ, और वो तो उसे डांट कर चुप करा देता है कि ऐसा कुछ मत बोलना जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। और यूंजी के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि मैंने उसे जल्दी ट्रीटमेंट के लिए सॉन्ग फैमिली के बाहर छोड़ दिया था और बाद में पता लगाया तो पता चला कि उसकी कंडीशन सीरियस नहीं है। और फिर लिन उसे सॉन्ग फैमिली पर नजर रखने के लिए कहता है कहीं वो कोई ट्रबल ना क्रिएट करें। वैसे से रैन
को लीन के प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं लास्ट नाइट ये ब्रदर लीन के साथ तो नहीं थी। और फिर वो लीन को भी उसी रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है। अभी उसे ये भी पता चलता है कि यूंजी इंजर्ड है और वो हॉस्पिटलाइज है। इससे सीसी को और भी डाउट होने लगता है और वो रूम में जाकर चेक करने लगती है तो वहाँ पर रैन का एक इयरिंग गिरा हुआ था। ये देखकर तो वो और भी गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को टच करने की, कहकर उसे सबक सिखाने का प्लान करने लगती है। एक्सीडेंट में रैन हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, रुको अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, कहकर वो उस पर अटैक कर देती है। पर तभी वहाँ पर 9th मास्टर आकर उसे सेव कर लेते हैं। पर वो लड़की इतने पर भी चुप नहीं रहती और वो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करने लगती है जैसे कि रैन ने उसके हस्बैंड को सेड्यूस किया है। तो रैन पूछती है तुम जो कुछ भी बोल रही हो क्या इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तो वो लड़की रैन का वही इयरिंग दिखाते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड के पॉकेट से मिला, अब बताओ ये तुम्हारा है कि नहीं। कुछ नर्स भी उस इयरिंग को पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो डॉक्टर कियायो का ही है, हमने इसके लिए उन्हें कम्प्लीमेंट भी दिया था। रैन भी मान जाती है कि हाँ ये इयरिंग मेरा है। ये सुनकर तो वो लोग और ज्यादा गॉसिप करने लगते हैं, क्या सच में डॉक्टर कियायो ने किसी के हस्बैंड को सेड्यूस किया है। वो तो ऐसी लड़की नहीं लगती, पर क्या पता वो टॉप पर चढ़ने के लिए ऐसी करती भी होगी, शायद यही सब कुछ करके बैकडोर से भी आई है। 9th मास्टर उसे पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, पर वो मना कर देती है और उस लड़की से कहती है कि ये रिंग मेरा है पर मुझसे ये बहुत टाइम से खो गया था। वो पूछती है तो फिर बताओ तुमने इसे कहाँ खोया था। वो याद करने लगती है कि ये इयरिंग तो इनके प्राइवेट रूम में छूट गया था, पर ये लड़की तो वहाँ नहीं जा सकती, तो ये सब कुछ क्या सीसी करवा रही है। और वो वहाँ पर सीसी को भी देख लेती है तो कंफर्म हो जाती है कि ये सब कुछ उसी ने ही किया है। और वो उस लड़के से कहती है कि तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को सेड्यूस किया है, पर कुछ दिन पहले ही मेरे मेन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है और मुझे पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में मैं उसे क्यों सेड्यूस करने जाऊंगी। देखो रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम है, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ आता है। ये जानकर तो वो सख्ती हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो खुद को बचाने के लिए। और वो उसे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पर लीना जाता है ये कहते हुए कि कौन यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहा है, और वो उस लड़की को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देता है। और फिर अंकल उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि ऑफकोर्स मैं आपको देखने आया था। और वो देख लेता है कि उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। इससे ऑकवर्ड होकर रैन अपना हाथ छुड़ा लेती है। अंकल पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ पर आपको चोट लगी है, चलिए मैं बैंडेज कर देती हूँ। पर वो मना कर रहा था कि ये बस छोटी सी ही चोट है। रैन कहती है छोटी सी इंजरी की अगर टाइम पर इलाज नहीं किया गया तो वो बड़ा भी हो सकता है। रैन को उसकी इतनी केयर करते हुए देखकर लीन तो कुछ जली सी हो रहा था। और फिर रैन अंकल को बैंडेज करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी असिस्टेंट लीन से कहता है क्या आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, पर वो तो उस पर ही गुस्सा करके चला जाता है। तो असिस्टेंट सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। नेक्स्ट सीन में रैन अंकल की बैंडेज कर रही थी और लीन भी ये सब कुछ देखकर जलिश हो रहा था। बैंडेज वगैरह करने के बाद रैन अंकल से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से आपको इस सब में इन्वॉल्व होना पड़ा। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। तभी लीन कहने लगता है कि अंकल आपको इससे इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, इसने आपको सेव करने के बदले मुझसे एक डील की है। और रैन से कहता है क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है और अंकल से कहती है कि मैंने आपको एक रीजन की वजह से सेव किया था, तो आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और आपको यंग मास्टर लीन की बात सुननी चाहिए और मुझसे दूर रहना चाहिए, वरना दोबारा भी ऐसा हो सकता है। ये सब बोलकर वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ पर लीन की मॉम आ रही थी और वो उसे टकरा जाती है। तो वो उसे देखकर उसकी मॉम के नाम से बुलाने लगती है। ये सुनकर तो रैन सौखी हो गई थी कि क्या आप मेरी मॉम को जानती हैं। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे जहाँ लीन की मॉम उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ, और वो उसे फोटो वगैरह भी दिखाती है और वो उसे ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने लगती है, जिससे रैन को पता चलता है कि उसके मॉम और डैड तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके प्यार की तारीफ तो पूरे शहर करता था। और उसे डाउट होने लगता है कि ऐसे में उसके डैड उसके मॉम को चीट कैसे कर सकते हैं। और वो लीन की मॉम से पूछती है क्या आप मेरे डैड से कभी मिले थे, पर वो मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने उसे कभी मुझे मिलाया ही नहीं। तभी 9th अंकल कहते हैं ये कितनी अच्छी बात है कि तुमने ही मेरी जान बचाई है और तुम मेरे सिस्टर को भी जानती हो। जानकर तो उसकी मॉम और भी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरा ब्रदर कभी किसी गर्ल की इतनी केयर नहीं करता, तो वो रैन की इतनी केयर क्यों कर रहा है। और उसे लगने लगता है कि वो उसे लाइक करता है। और फिर रैन से कहती है कि तुमने मेरे ब्रदर की जान बचाई है तो लीन फैमिली जरूर तुम्हें रिपे करेगा। और वो पूछती है कि तुम मुतिंग के बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर तो वो हैरान ही हो गई थी और वो कुछ कहती इससे पहले ही लीन कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी मॉम पूछती है क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे, और वो डायरेक्टली पूछती है क्या तुम भी रैन को लाइक करते हो। तभी रैन कहती है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं 9th मास्टर के लायक ही नहीं हूँ। तो वो कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मेरे हिसाब से तो तुम दोनों परफेक्ट मैच हो और वो भी तो तुम्हारी इतनी केयर करता है। ऐसा कहकर वो उन दोनों की सेटिंग करवाना चाहती थी। तभी लिन कहता है आपको अंकल से भी तो पूछ लेना चाहिए कि उनका ओपिनियन क्या है। वो कहती है मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैंने उसे राइज किया है और मैं तुमसे बेटर उसे जानती हूँ। और बताती है कि मैंने रैन को अपने घर की डॉटर इन लॉ चूज कर लिया है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे मैरिज करो या फिर तुम्हारे अंकल, अब तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम में से कौन शादी करेगा। रैन मना करते हुए कहती है कि अभी मेरा मैरिज करने का कोई प्लान नहीं है। मॉम कहती है तो तुम्हें अभी मैरिज करने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो बस चाहती हूँ कि
कि तुम इन्हें एक चांस दो, और उन दोनों की तारीफ करते हुए कहती है कि इस शहर में इन दोनों के कंपैरिजन में और कोई नहीं है, तो बताओ इन दोनों में से तुम किसे प्रेफर करोगी। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, तभी वहाँ पर सिसी आ जाती है और वो रेन को वहाँ पर देखकर पहले तो उसे टोंट मारने लगती है, तो वो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है। और फिर वो लिन के पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे ये फैमिली डिनर के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी मॉम पूछती है तुम कौन हो, ये हमारी फैमिली गैदरिंग है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मनी मन सोचने लगती है कि मैं लिन की फियांसे हूँ, बोल रहे हैं कि ये फैमिली गैदरिंग है और यहाँ पर रेन भी बैठी है। और वो लिन से कहती है क्या तुमने आंटी को अभी तक हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। सुनते ही मॉम उससे पूछने लगती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो लिन बताता है कि ये मेरी फियांसे है। तो वो गुस्सा करने लगती है कि तुम खुद ही ये सब कुछ कैसे डिसाइड कर सकते हो। और लिन कहता है उसने मेरी जान बचाई है, इसमें गलत क्या है। और मॉम तो उस पर गुस्सा ही हो जाती है। तभी रेन बताती है कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है, मेरे मॉम के डेथ के कुछ महीने बाद ही मेरे डैड ने सेकंड मैरिज कर लिया था। ये सुनकर तो वो सॉफ्ट हो जाती है कि क्या मेरी फ्रेंड ने एक ऐसे मैन से प्यार किया था, और वो तो लोगों को पहचानने में बहुत अच्छी थी, फिर वो इसे कैसे नहीं पहचान पाई। ये सुनकर तो रेन को और भी डाउट होने लगता है कि पास्ट में कुछ तो फिर हुआ था, और वो किसी को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैसेज करती है। तभी सिसिलियन से कहती है कि मैंने आज ड्राइवर को बुलाना भूल गई, तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। तभी मम्मी मोतिंग से कहने लगती है कि तुम रेन को घर छोड़ दो, पर रेन मना कर रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो मॉम समझा रही थी कि मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ। इतने में ही लिन कहने लगता है कि अभी तक अंकल का हाथ पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो मैं रेन को घर छोड़ दूंगा। पर मोतिंग कहने लगता है तुम्हारी एक फियांसे है तो तुम उसकी केयर करो, और रही मेरे चोट की बात तो वो तो ठीक हो गई है। वो कुछ बोलता है इससे पहले ही रेन मोतिंग के साथ जाने के लिए मान जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। और लिन ये सब कुछ देखकर जलिश हो रहा था, जिसे तो ये सब देखकर खुश हो रही थी और सोचती है कि मैं तुम्हें लिन को खुद से चुराने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन उन दोनों को साथ में जाते हुए देख रहा था। सीसी भी उसके साथ थी और उसके हाथ पकड़ने लगती है, पर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। और फिर सीसी कहती है तुमने जो लास्ट टाइम बुलेट के बारे में बताया था, मैं वो इस बार लेकर आई हूँ, कहकर वो बुलेट दिखाती है। वो देखकर पहचान जाता है कि हाँ ये वही बुलेट है। वो कहती है अब तो तुम्हें बिलीव हो गया ना, जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं ही हूँ। लिन कहता है पर मैंने तुम पर डाउट कब किया था। तो वो चुप हो जाती है क्योंकि वो लिन को नहीं पता लगने दे सकती कि उसे पता है लिन ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कराया था। और वो कहती है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, फिर भी तुमने अभी तक मुझे टच भी नहीं किया। लिन कहता है मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें लिन फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन मिल जाएगा, पर अच्छा हुआ कि इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। सीसी कहती है तो फिर मेरे सिस्टर का क्या, उसने तुमसे डील की है, अगर वो कंडीशन के हिसाब से तुमसे मैरिज करने के लिए कहेगी तो क्या तुम मुझ पर गिव अप कर दोगे। लिन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी जैसे नहीं है, अभी मुझे कुछ काम है तो तुम कैब लेकर यहाँ से चली जाओ, कहकर उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। वो नहीं उतर रही थी तो उसे डांट कर उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। सीसी रैन पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। और फिर वो हॉस्पिटल में यूंजी से मिलने जाती है, पर बॉडीगार्ड उसे रोक रहा था। तो वो कहती है कि जाकर यंग मास्टर सॉन्ग को बता दो, अगर वो रैन से रिवेंज लेना चाहते हैं तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। वही रैन जा रही थी तो लिन उसे साइड में लेकर आता है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। लिन कहता है लगता है तुम मेरे अंकल को एक्सपेक्ट कर रही थी और डिसअपॉइंट हो गई, पर रैन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, कहकर जा रही थी। पर वो उससे रोक देता है, तो वो पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। लिन कहता है मैंने पहले ही कहा है कि तुम मेरी वुमेन बन जाओ। वो कहती है मेरी सिस्टर तुम्हारे लिए इनफ नहीं है क्या, जो तुम मुझे इतनी बैडली चाहते हो। लिन कहता है तुम्हारी सिस्टर मेरी फियांसे है और वो वुमेन जिसे मैं चाहता हूँ वो तुम हो। वो कहती है कि तुम्हारे सपने में, कहकर जा रही थी। तभी वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं होटल के वीडियो पब्लिश कर दूंगा। ये जानकर तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इतना सेमलेस कैसे हो सकते हो। और सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लिन से कहता है अपने डॉक्टर कियायो को सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया कि आपने ये वीडियो नहीं बनाया था, वो आपको मिसअंडरस्टूड कर रही होंगी। असल में उस होटल रूम में कियायो फैमिली ने ये सब कुछ अरेंज करवाया था और लिन को इस बारे में पता चल गया था, तो वो वहाँ से कैमरा निकलवा लिया था। और वो असिस्टेंट से कहता है कि अपना गोल अचीव करने के लिए प्रोसेस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो रैन को अपने घर लेकर जाता है, उसके लिए उसने अरेंजमेंट भी की थी। तो पूछता है ये सारा अरेंजमेंट कैसा है। रैन कहती है एक बार के लिए केच सोने का ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। पर लिन उसके क्लोज आने लगता है, तो वो कहती है तुम यही तो चाहते हो, कहकर खुद को अनड्रेस करने लगती है। पर लिन उसे कवर करते हुए कहता है कि मैं फोर्सफुली कुछ नहीं करता, ना ही उस दिन कुछ किया था और ना ही आज कुछ करूंगा। रैन ये जानकर तो सॉफ्टी हो जाती है कि उस दिन कुछ नहीं हुआ था। लिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो मनी मन सोचने लगती है तुम किस टाइप के पर्सन हो, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद लिन असिस्टेंट के साथ जा रहा था, तो वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपने कियायो को जिस अपार्टमेंट में रखा है वो वहाँ सेफ रहेंगी। लिन पूछता है क्या तुमने उसके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि यंग एज में ही रैन की मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही कियायो फैमिली उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ही हार्डवर्क और पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना स्टडी किया था और फिर उस पर प्लेटिज्म का इल्जाम लगा था सीसी के थीसिस पेपर को लेकर, इसलिए उसे डिग्री भी नहीं मिली थी। उसके बाद वो अपने डॉक्टर की डिग्री वापस लेने के लिए अब्रॉड गई थी। तभी लिन पूछता है क्या हो सकता है कि जिसने मेरी जान बचाई है वो रैन है। वो कहता है हो सकता है, हम एक तरह से उसे ढूंढ सकते हैं, जिस लेडी ने भी आपकी
आपकी जान बचाई थी उसे नाइफ लगी थी, तो उसके बॉडी में नाइफ का स्कार तो होगा ही। लिन कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, और वो वापस से रेन के घर जाने के लिए कहता है। दूसरी साइड रेन भी उसी स्कार को देख रही थी, और फिर लिन भी घर में आ जाता है और वो रेन को ढूंढ रहा था पर वो वहाँ नहीं थी। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि ओल्ड मैडम ने मिस कियायो को पिक करने के लिए किसी को भेजा था, तो वो वहाँ होगी। और फिर लिन घर जाता है तो वो देखता है कि रेन सच में वहाँ पर है, तो वो अपनी मॉम से कहता है कि आपने रेन को यहाँ क्यों बुला लिया। मॉम कहती है रेन अब से मेरे साथ यहाँ रहेगी, इससे तुम्हारे अंकल और रेन के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगा। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और कहता है कि सिस्टर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो देखती है तो उसमें डम्पलिंग थे और कहती है ये तो रेन के फेवरेट हैं, और उसे भी उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहती है। तो मुतिंग लिन को भी कहता है कि आओ हमारे साथ खाना खाओ, पर वो तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रेन मुतिंग की बैंडेज चेंज कर रही थी और कहती है कि कल आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। वो कहता है अगर मैं तुम्हारे बैग को वापस करने नहीं जाता मुझे तो इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। असल में जब मुतिंग ने रेन को कल ड्रॉप करने गया था तो रेन का बैग गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए वो उसे वापस करने जा रहा था, और वो लिन और रेन को साथ में देख लिया था। और फिर लिन जैसे ही रेन को घर में छोड़कर वहाँ से चला जाता है तो वो रेन से मिलने जाता है, और उसी ने ही उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे सिस्टर के साथ रह जाओ। और फिर रेन कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे होगे ना, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर लिन आकर रेन को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि अंकल आपको सब कुछ पता चल गया। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है ना कि मेरी नजर रेन पर है, तो आप तो मुझसे कम्पीट नहीं करेंगे ना, या फिर करेंगे। तो मुतिंग कहता है रेन इंडिपेंडेंट है, वो खुद चॉइस करेगी, तुम ऐसे उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो वो रेन को धीरे से कहता है कि उस वीडियो की बात मत भूलना, और कहता है रेन बताओ अंकल को कि क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, तो वो मना कर देती है। और फिर लिन उसे वहाँ से ले जाता है और वो उसे रूम में लेकर आता है, तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है आंटी घर पर ही है तो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। लिन कहता है तुम ये मत सोचो कि मेरी मॉम घर पर है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और वो उसे किस कर लेता है। तो रेन उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे पेट की तरह ट्रीट मत करो, कहकर वहाँ से जा रही थी। पर लिन उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे पेट बनने में क्या बुराई है, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा। और उसके क्लोज हो रहा था तो वो कहती है क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही ट्रीट करने वाले हो। लिन कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या कर लोगी। रेन कहती है ठीक है, अगर तुम सीसी से एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। पर वो कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी या फिर तुम थी वो, कहकर उसके बॉडी में स्कार चेक करने लगता है। पर रेन तो गुस्सा ही कर रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी लिन की मॉम डोर नॉक करने लगती है और पूछती है रेन क्या तुम अंदर हो, मैं नेक्स्ट वीक मुतिंग के ठीक होकर घर वापस आने पर एक पार्टी रख रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। रेन कहती है मैं चेंज कर रही हूँ, चेंज करने के बाद आ जाऊंगी। और फिर लिन उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मॉम उसे रेन के रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है और सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और फिर जैसे ही शॉपिंग के लिए रेन रेडी होकर गाड़ी में बैठने वाली थी तो वहाँ पर मुतिंग था, तो वो पूछती है कि आंटी कहाँ है। वो कहता है सिस्टर पहले ही चली गई है और उन्होंने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा है। रेन भी उसकी बातों को यकीन करके उसके साथ चली जाती है। उनके जाते ही मॉम घर से बाहर आती है, इसका मतलब मुतिंग ने झूठ बोला था। लिन भी उनके पीछे जाने वाला था पर मॉम उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम्हारे और रेन के बीच क्या चल रहा है। अगर तुम रेन को लाइक करते हो तो सीसी से अपना एंगेजमेंट तोड़कर रेन से मैरिज कर लो, वरना उसे जाने दो, हो सकता है कि फ्यूचर में वो तुम्हारी आंटी भी बन सकती है। लिन कहता है मॉम आप ये मैच मेकिंग वाले काम मत करो। मॉम कहती है इसमें गलत क्या है, तुम जानते हो कि इतने सालों से तुम्हारे अंकल को कोई लड़की पसंद नहीं आई है, अगर इस बार उसे कोई लड़की पसंद आई है तो मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूं। अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो रेन किसी और के साथ चली जाएगी। तो लिन कहने लगता है कि वो किसी के साथ नहीं जाएगी। मॉम कहती है तुम मुझसे मैरिज नहीं कर रहे हो तो ये तुम पर नहीं है, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेन शॉपिंग कर रही थी और उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है, पर वहाँ की स्टाफ ड्रेस वापस ले लेती है और उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये बहुत कॉस्टली है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो टच मत करो। तभी सीसी भी वहाँ जाती है और वो भी उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो रेन कहती है कि किसी ने कहा मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आजकल ब्रदर लिंक के अंकल के साथ हुकअप कर रही हो, अब तो तुम इसे अफोर्ड कर ही लोगी। और फिर उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम कितने लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती हो। रेन उसे चुप रहने के लिए कह रही थी पर वो चुप नहीं रह रही थी, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। जिसे गुस्सा करने लगती है तो वो उसे एक और थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अच्छा एजुकेशन नहीं दिया है तो मुझे ही करना पड़ रहा है। इस सब से तो वो और भी गुस्सा हो जाती है और स्टाफ से कहती है कि मैं लीन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ, तो तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और कहता है अगर उसे किसी ने टच भी किया तो अच्छा नहीं होगा। सीसी तो उसे देखकर एकदम से पलट जाती है और उसे कहने लगती है कि अंकल आप यहाँ आ गए, पर वो कहता है कि अभी तक तुम्हारा मैरिज नहीं हुआ है तो तुम अभी से मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और फिर सीसी अच्छी बनते हुए कहती है अगर मेरी सिस्टर को ये ड्रेस पसंद आया है तो मैं उसे दे देती हूँ। पर मुतिंग कहता है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद आया है तो तुम ही रख लो, रेन और भी कॉस्टली डिजाइनर ड्रेसेस ले लेगी। ऐसा कहकर वो उसे लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है और कहता है कि मेरी फियांसे को बुली करके यहाँ से तुम लोग चुपचाप जाना चाहते हो। तभी सीसी अच्छी बनते हुए कहती है कि इसमें अंकल की कोई गलती नहीं है, वो तो बस सिस्टर के सामने शो ऑफ करना चाहते थे, पर कोई नहीं मैं ठीक हूँ। तभी
तभी रैन कहने लगती है कि मैंने सीसी को हिट किया है, तो जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलो। तो वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी वहाँ पर लिन की मॉम आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी सीसी उनसे कहने लगती है कि आप भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हैं, मैं इस जगह से फेमिलियर हूँ, तो चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पर वो मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं स्ट्रेंजर के साथ शॉपिंग नहीं करती। ऐसा कहकर वो रैन के पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। तो वो भी मान जाती है और फिर मॉम लिन और मुतिंग से कहती है कि तुम दोनों अपना मैटर खुद ही सॉल्व करके आ जाना। ऐसा कहकर रैन के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर लिन असिस्टेंट को कहकर सीसी को घर ले जाने के लिए कहता है। वो नहीं जाना चाहती थी, फिर भी असिस्टेंट उसे लेकर चला जाता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बात करने लगते हैं, जहाँ लिन कहता है जैसे आपको पता चल गया है कि मैं जिस वुमन को चाहता हूँ वो रैन है, इसलिए आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पर वो कहता है कि हमेशा मैंने तुम्हारा फेवर किया है, पर इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारा एक फियांसे है तो उसका क्या होगा। लिन कहता है ये दोनों अलग अलग बात है और वैसे भी रैन मुझे कुछ डिफरेंट फील कराती है। पर मुतिंग समझ जाता है कि तुम्हें लगता है कि रैन ही तुम्हारी सेवियर है, पर तुम ये बात कैसे पता लगाओगे। तो वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं पता लगा लूंगा। और इन दोनों का कन्वर्सेशन कोई रिकॉर्ड कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि यूंजी ही था और उसने सीसी को भी मिलने के लिए बुलाया था। सीसी कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, अगर लिन को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वो कहता है तुम चिंता मत करो, वो तो अपने सेवियर को इन्वेस्टिगेट करने में बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। यूंजी बताता है कि उसे लगता है कि शायद रैन ही उसकी असली सेवियर है। तुम तो मिसेस लिन बनना चाहती हो ना, पर लगता है कि तुम फेक हो। पर सीसी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसे फेक कह रहे हो, मैं ही लिन की वाइफ बनूंगी। वो कहती है तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या सच है। सीसी कहती है बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है तुमने रैन के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे, पर ये एक रह गया था। ऐसा कहकर वो उसे एक फाइल लेता है। नेक्स्ट सीन एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ सीसी और उसकी मॉम भी आई थी। सीसी कहती है मॉम मैंने जो कहा था आप उसके लिए रेडी हो ना। तो वो कहती है हाँ, और तुम चिंता मत करो, तुम लिन की फियांसे हो तो आज रात की स्पॉटलाइट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो लिन के पास चली जाती है तो वो अपनी मॉम से उसे मिलाने लगता है, पर वो तो रैन के साथ थी इसलिए वो उसे कुछ खाने के लिए भेज देती है और कहती है कि मैं मुतिंग को बाद में तुम्हारे पास भेज दूंगी। तो वहाँ से चली जाती है। सीसी सोचने लगती है कोई बात नहीं, मिसेस लिन तुम्हारे साइड पर है तो फिर भी मैं ही लिन फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनूंगी और आज रात के बाद मैं तुम्हें फाइट बैक करने का मौका ही नहीं दूंगी। तभी रैन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था अगर तुम अपनी मॉम की जिसे वापस चाहती हो तो घर के पीछे वाले साइड में आ जाओ। तो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ चली जाती है। वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम थी तो उसे अपनी मॉम की चीजें मांगने लगती है। वो कहती है कि कौन सी चीजें। तो वो समझ जाती है कि उसने उसे वहाँ झूठ बोलकर बुलाया है। स्टेप मॉम कहती है हाँ मैंने तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर बुलाया है, तो बताओ तुम क्या कर लोगी। और कहती है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। और फिर वो उसे कुछ स्मेल करवा देती है जिससे वो बेहोश होने लगती है और कहती है मैं ही सिर्फ तुम्हें मारना नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे डैड भी तुम्हें मारना चाहते हैं, वो भी बहुत टाइम पहले से। अब जब तुम मरने ही वाली हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लिंगजुआन के चाइल्ड हो ही नहीं, तुम अपनी मॉम और किसी और जंगली मैन के चाइल्ड हो। और फिर रैन बेहोश हो जाती है तो वो अपने बंदे को रैन को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। दूसरी साइड पार्टी में मुतिंग रैन को ढूंढ रहा था और उसे एक वेटर से पता चलता है कि वो जल्दी में बाहर गई है, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। लिन उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने वाला था, पर सीसी उसे रोकने के लिए जानबूझकर खुद पर ही ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि मेरा ड्रेस खराब हो गया है, तो क्या तुम मेरी चेंज करने में हेल्प करोगे। तो उसे वहाँ रुकना ही पड़ता है। वो स्टेप मॉम रैन को एक हॉस्पिटल लेकर गई थी और डॉक्टर से उसके जो नाइफ का स्कार है उसे हटाने के लिए कह रही थी और कहती है उसके बाद तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। वही लिन सीसी की हेल्प करने के लिए रुका था, पर वो मुतिंग को ऐसे जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखकर उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जा ही रहा था कि सीसी उसे जिप पुल करने की हेल्प करने के लिए कहती है। वो जैसे ही उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके बैक में भी नाइफ का स्कार है। तो वो कहती है तुम्हें अभी तक ये स्कार याद है। लिन कहता है कैसे याद नहीं होगा, तुम मेरे सेवियर जो हो। असल में सीसी ने पहले से ही डॉक्टर से रैन जैसे स्कार अपने बॉडी में बना लिया था। और फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी असिस्टेंट आकर लिन को कुछ बताता है, तो वो सीसी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वही रैन सर्जरी के बीच में होश में आ रही थी, पर डॉक्टर उसे ये कहते हुए फिर से बेहोश कर देता है कि तुमने गलत इंसान को ऑफेंड कर दिया है। असल में वो डॉक्टर स्कार को हटाने के बाद उसके दोनों किडनी निकालने का प्लान कर रहा था और जैसे ही सर्जरी स्टार्ट करने वाला था तभी वहाँ पर लिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और उस डॉक्टर को अच्छा खासा सबक सिखाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इलीगल तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स को निकालने की। और फिर वो रैन को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और उसकी माँ उसे पूछती है कि रैन अब कैसी है। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि एनेस्थेसिया की वजह से वो बेहोश है, बाकी सब ठीक है। तो वो रैन से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। सीसी लिन से कहती है सिस्टर ने किसी को ऑफेंड कर दिया है क्या, जो सडनली उसके साथ ये सब कुछ हो गया। वो कहता है पता नहीं, पर बाद में पता लगा लूंगा। अभी असिस्टेंट आकर बताता है कि कल रात मिस कैयो को जो बंदा लेकर आया था वो पकड़ा गया है। ये सुनकर तो डर के मारे सीसी के हाथ से बैग ही छूट जाता है। लिन पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि पूरी रात में सिस्टर के लिए वरीड हो रही थी तो सो नहीं पाई, तो इसलिए बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। और फिर असिस्टेंट उसके कान में कुछ कहता है तो वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर सीसी अपने मॉम को फोन करके बता
देती है कि उन्होंने किसी को पकड़ लिया है, पर उसकी मॉम उसे वरीड नहीं होने के लिए कहती है क्योंकि उसने जिसे हायर किया था वो बहुत ही अपने काम को लेकर स्ट्रिक्ट है, तो वो कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी साइड सच में वो बंदा कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी वहाँ पर मुतिंग आता है और कहता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो, और फिर वो उसे बहुत ज्यादा ही टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है, नाइन्थ मास्टर बहुत सालों से ऐसा एक्ट नहीं कर रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार वो इतना सीरियस होंगे। लिन कहता है कि यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना टॉर्चर होने के बाद वो बता ही देता है कि स्टेप मॉम ने ही उसे इंस्ट्रक्शन दिया था। और फिर जैसे ही घर वापस आता है तो लिन पूछता है कि क्या कुछ पता चला, और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या तुम अभी भी रन को चूज करोगे। लिन कहता है, मैंने इसके बारे में पहले ही कह दिया है और उसके लिए मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। मुतिंग कहता है, तो ठीक है, आज से मैं ऑफिशियली रन को परस्यू करूंगा और किसी को भी उसे बुली नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में रन को देखते हैं जिसे पास्ट की बातें याद आ रही थी और वो घबरा कर उठ जाती है। तो वहाँ पर सीसी भी थी। उसे देखकर वो स्टेप मॉम के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो भी तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी, लास्ट नाइट फोन करके तुम्हारे सिचुएशन के बारे में पूछ रही थी। और रन कहती है कि उसी ने ही मुझे हट करने की कोशिश की थी, इसलिए वरीड हो रही होगी कि मैं हट हुई या नहीं। सीसी कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, थोड़ा संभाल के बात करो वरना ब्रदर लिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और फिर लिन से कहती है कि लगता है सिस्टर बहुत डर गई है, इसलिए वो कुछ भी नॉनसेंस बातें कर रही है, मेरी मॉम उसे हट कैसे कर सकती है। तो वो उसे रैन से कहता है, तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे लिन फैमिली छोड़ेगा नहीं। रैन कहती है, अगर वो तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ हुई तो। वो कुछ नहीं बोल रहा था तो वो गुस्से में वहाँ से जा रही थी, पर लिन उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो, पर वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो उसे जाने नहीं दे रहा था और कहता है कि अभी तक तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। सीसी भी कहती है कि सिस्टर आप अभी अभी होश में आए हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। और लिन से भी यही कहती है कि हमें सिस्टर को रेस्ट करने देना चाहिए, और वैसे भी आंटी हमारा घर पर वेट कर रही होंगी एंगेजमेंट पार्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रही थी। रैन लिन को रोककर पूछती है, अगर मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच होगा क्या, फिर भी तुम सीसी से मैरिज करोगे। तो वो हाँ कहता है और फिर सीसी के बुलाने पर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी वापस से रैन के रूम में आती है और वो उसे हट करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो रैन के लिए वरीड थी और वो उसे चेक करने आई है। असिस्टेंट कहता है, अब आपने चेक कर लिया है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सीसी हाँ कहकर जाने लगती है और जाते जाते असिस्टेंट से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट से मैरिज करने वाली हूँ, तो तुम भी मुझे मिसेस लिन की तरह ट्रीट करो, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट रैन के फ्रेंड को फोन करके बताता है कि तुमने सही कहा था, सीसी यहाँ पर आई थी। वो कहती है, मैंने कहा था ना, इतने सालों से उसकी फैमिली ने उसे बहुत बुली किया है, मुझे लगता है रैन के साथ जो कुछ भी हुआ है उन्होंने ही किया होगा। पर असिस्टेंट कहता है, डॉक्टर कियायो ने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी। फ्रेंड कहती है, वो किसी को क्या बचाएगी, उसकी डिग्री पैसों से खरीदी हुई है और उसके पेपर चुराए हुए हैं, तुम अच्छी तरह से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो और अपने ब्लाइंड प्रेसिडेंट को इस बारे में बता देना। असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा मत बोलो। फ्रेंड कहती है, वो तुम्हारा प्रेसिडेंट होगा, मेरा नहीं, मैं घर वापस आ रही हूँ और फिर रैन की पर्सनली हेल्प करूंगी। ऐसी बातें सुनकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि क्या लड़की है। दूसरी साइड स्टेप मॉम को कोई किडनैप कर लेता है। रैन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई थी और वो लिन के मॉम के साथ बात कर रही थी। तभी गुस्से में वहाँ सीसी आती है और रैन को थप्पड़ मारते हुए पूछती है कि बताओ मेरी मॉम कहाँ है, और उसे हट करने लगती है तो लिन उसे छुड़ाता है। मॉम सिस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि लास्ट नाइट मेरी मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया है, जरूर रैन ने ही ये सब कुछ किया होगा। तो वो कहती है, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। सीसी कहती है, तुम ही मेरी मॉम को ब्लेम कर रही थी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसलिए तुम ही नहीं ये सब कुछ किया होगा। तो रैन लिन से पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है। पर मॉम कहती है, मुझे तुम पर बिलीफ है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सीसी कहती है, मैं आपकी फ्यूचर की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ, फिर भी आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं बल्कि इस रैन पर कर रही हैं। वो कहती है, मैं बस एविडेंस पर बिलीव करूंगी। सीसी कहती है, भले ही आप सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं पर मैं एविडेंस जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो लिन अपने असिस्टेंट को उसके पीछे भेजता है कि कहीं वो कुछ बेवकूफी ना कर ले। दूसरे साइड स्टेप मॉम को देखते हैं जिसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुतिंग ही है। और फिर लिन मुतिंग के पास आकर पूछता है कि सीसी की मॉम कहाँ है, पर वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। लिन कहता है, वो मेरी फ्यूचर की होने वाली मदर इन लॉ है। फिर भी मुतिंग कहने लगता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। तो वो गुस्से में कहने लगता है, आप रैन को कितने दिनों से ही जानते हो जो आप उसके बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो मुतिंग भी कहता है कि तुम सीसी को कितने दिनों से जानते हो जो उसे मैरिज करने चले हो। लिन कहता है, सीसी ने मेरी जान बचाई है, अगर वो नहीं होती तो मैं उसी दिन ही मर गया होता। तो मुतिंग भी कहता है, तो रैन ने भी मेरी जान बचाई है और मैं उसे किसी को भी हार्म करने नहीं दूंगा। तो लिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर रैन भी थी और वो उन दोनों की बात सुन रही थी। तो मुतिंग पूछता है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो वो पूछती है, क्या तुमने सच में स्टेप मॉम को पकड़ कर रखा है। तो वो याद करने लगता है कि उसने स्टेप मॉम को बहुत टॉर्चर किया था, जिसे उसने सब कुछ एडमिट कर लिया था कि उसी ने ही रैन को हार्म करने की कोशिश की थी और रैन ने ही लिन को सेव किया था, पर उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। इस बात का फायदा उठाकर सीसी ने उसका प्लेस ले लिया और इस सब के बारे में लिन को ना पता चले इसलिए वो रैन को मारना चाहती थी। और वो मुतिंग से माफी मांगने लगती है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं
नहीं करेगी, इस बार वो उसे जाने दे। और फिर वो सोचने लगता है कि मैं रैन को पता नहीं लगने दूंगा कि उसने कितना सफर किया था, और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। पर वो कहती है कि आप ऐसे जोक मत कीजिए, और ये बहाना करके वहाँ से जाने लगती है कि आंटी मुझे बुला रही हैं। तो मोतिंग चिल्लाकर कहता है कि मैं इसके लिए सीरियस हूँ। रैन बाहर आने के बाद खुद को कंट्रोल करके सोचती है कि अभी तक मेरी मॉम की मैटर भी सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसे में मैं मोतिंग जैसे अच्छे पर्सन को इस सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। अभी वहाँ पर लीन आ जाता है और उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि तुमने अंकल को क्या कहा है जो वो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। वो कहता है क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकूं। लिन कहता है वो तुम्हें लाइक करते हैं, क्या तुम भी उन्हें लाइक करती हो। पर रैन कहने लगती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। लिन कहता है तो फिर मेरा क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करने वाला था, पर वो साइड हट जाती है और गुस्सा करने लगती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम अपना ये गेम खेलना बंद करो। वो पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई गेम प्ले कर रहा हूँ। रैन कहती है मैंने पहले ही कहा है कि मुझे किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना, अगर सच में तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम सिसी से मैरिज ब्रेक क्यों नहीं कर देते। लिन पूछता है क्या तुम मुझे हेट करती हो, तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे दोबारा बॉदर मत करना। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा, लॉन्ग टाइम से ये गेम प्ले करते हुए मैं टायर्ड हो गया हूँ, तुम सच में बहुत बोरिंग हो। रैन गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लिन सोच रहा था कि मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि इसी में ही तुम्हारी खुशी है। रैन जा रही थी तभी वहाँ पर उसकी बेस्टी आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रैन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तो वो कहती है ऑफ कोर्स तुमने जो मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था मैं उसका रिजल्ट लेकर आई हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक बार में थे तो वो यही बता रही थी कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। रैन कहती है कि मैं ये बात पहले से ही जानती हूँ। बेस्टी कहती है क्या तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे डैड लिंगचैन सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया था। ये सुनकर तो वो सॉक्टी हो जाती है कि क्या जंग फैमिली की कंपनी उसकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से फेल्यूर नहीं हुआ था। बेस्टी बताती है कि लिंगचैन जंग फैमिली में एंटर करने के लिए आंटी से मैरिज किया था और तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थ देने के बाद वो बहुत ही वीक हो गई थी, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी वीक थे। इस बात का फायदा उठाकर लिंगचैन सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लिया। रैन कहती है मुझे पता था कि लिंगचैन बहुत ही ग्रेडी और अनग्रेटफुल है, पर वो इतना घटिया होगा मुझे नहीं पता था। बेस्टी कहती है अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम उसकी डॉटर नहीं हो तो उसका जो कुछ भी है वो ओरिजिनली तुम्हारा है, मैं क्यायो फैमिली में जाकर अपना सब कुछ वापस लेना चाहिए। तो वो भी मान जाती है और फिर वो क्यायो फैमिली जाती है जहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और उसे थप्पड़ मारने वाला था। पर रैन रोक देती है और कहती है कि तुम और तुम्हारी वाइफ एक थीप हो जो मेरी